आप सुन रहे हैं सिनेंग पॉडकास्ट लंदन वार्ता। नमस्कार, मेरा नाम परवेज आलम है। नमस्कार, लंदन वार्ता में आज मैं भी शामिल हूँ। मेरा नाम है अचला शर्मा और आज का पॉडकास्ट उस व्यक्ति के बारे में है जिसकी आवाज ही उसकी पहचान है। मेरा नाम है मार्क टली। सर मार्क टली। पत्रकारिता के क्षेत्र में मार्क टली, दोस्तों और साथ काम करने वालों के लिए सिर्फ मार्क, हम लोगों के लिए मार्क साहब। भारत में बीबीसी के श्रोताओं के लिए कभी मार्क टली तो कभी मार्क टुली। मार्क टली, बीबीसी। मार्क साहब का सपना था पादरी बनने का, लेकिन बन गए पत्रकार। मेरा सबसे पहले इरादा था कि मैं पादरे प्रीस्ट होने वाला था, लेकिन बिशप साहब ने कहा कि आप थोड़ा बदमाश आदमी है। अच्छा। आप शराब पीता है और आप तो पादरी के लिए लायक नहीं है। The whole area has been sealed off. But one thing is clear. There's no going back for Mrs. Gandhi now. They swarmed all over it and started to pull it down. Journalists were attacked, beaten up and their equipment smashed. I was threatened and locked up in a temple. शॉर्ट वेव का वो भी क्या जमाना था, और उस पर मार्क टली की आवाज। मार्क टली भारत में बीबीसी के भूतपूर्व संवाददाता जो अब दुनिया में नहीं रहे। 1964 में मार्क टली ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में नौकरी शुरू की और फिर बीबीसी की आला कमान से नाराजगी के सबब बीबीसी को अलविदा कहा। लेकिन तब तक उनका नाम बीबीसी की पहचान बन चुका था। कुछ लोग उनको वॉइस ऑफ इंडिया भी कहते थे। भारत ने मुझे बनाया, बिना भारत मार्क टली कौन है? हा? उनकी आवाज हमें याद दिलाती रहेगी कि वो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में कैसे घर घर में पहुंचे। पाकिस्तान से अली अहमद खान। हमारे देहात और गांव वगैरह की वो खवातीन जो अपने शौहरों का नाम लेते हुए शर्माती थी या हिचकिचाती थी, वो भी मार्क टली के नाम से बड़ी हद तक वाकिफ थी। मार्क टली जो अपनी जिंदगी में ही, और वो भी बरसों पहले, एक लेजेंड के रूप में मशहूर हो गए। आज का ये प्रोग्राम मार्क टली की कुछ यादों को समर्पित है। मार्क टली 24 अक्टूबर सन 1935 में ब्रिटिश राज के ज़माने में टॉलीगंज, कलकत्ते में पैदा हुए और 25 जनवरी सन 2026 में 90 साल की उम्र में नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद चल बसे। पासपोर्ट उनका ब्रिटिश रहा, लेकिन घर और दिल दोनों उनके हिंदुस्तान में थे। बीबीसी का मतलब था मार्क टली, और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय भारत में बिताया था। वो अंग्रेज भी थे और हिंदुस्तानी भी थे। नरेश कौशिक। यूं तो मार्क टली ने तकरीबन 30 साल बीबीसी की नौकरी की। 22 साल दिल्ली में बीबीसी के ब्यूरो चीफ रहे, लेकिन बीबीसी छोड़ने के बाद भी सारी जिंदगी साउथ एशिया में मार्क टली और बीबीसी एक दूसरे की पहचान बने रहे। आज मार्क टली को समर्पित इस पॉडकास्ट में हमारी भाषा मिली जुली रहेगी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। Mark was brilliant at his job. He was also amazingly modest, and there was a humility about him and a concern for ordinary people as well as the big figures in Indian public life. एंड्रू व्हाइटहेड। 1971 में बांग्लादेश बना। मार्क टली जंग के मोर्चों से खबरें दे रहे थे, लेकिन उनकी नजर लाखों शरणार्थियों पर भी थी। When he used to visit the temporary camps in West Bengal, Agartala and other border areas to observe the conditions of the people came over in 1971 Indo-Pakistan war, and they came over from East Pakistan before the formation of of course, Bangladesh. Mark's voice was at that time was a voice of trust. दीपंकर घोष। 1975 में भारत में इमरजेंसी लगी तो लोग कान लगाए मार्क टली से अपने देश का हाल सुन रहे थे। इनमें भारत का पूरा विपक्ष शामिल है। इंदिरा गांधी के सलाहकार मोहम्मद यूनुस को ये गवारा न था। उन्होंने तब के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर इंद्र कुमार गुजराल से कहा, मार्क टली बीबीसी का बहुत बदमाश आदमी है, ये बड़ी खराब खबरें दे रहा है, इसको तुम पकड़ो और इस कनेक्ट प्लेस में इसकी पैंट उतार के इसको कोड़े लगवाओ और इसको वापस भेज दो। कुर्बान अली। ये सिर्फ ट्रिब्यूट या श्रद्धांजलि का प्रोग्राम नहीं है, ये मार्क टली की जिंदगी का जश्न भी है।
हम उन सवालों का भी जायजा लेंगे जो कभी कभी मार्क टली की रिपोर्टिंग पर उठे। क्या मार्क टली बीबीसी छोड़ने के बाद वैचारिक स्तर पर कुछ बदल गए थे? If you want my honest opinion, he was indeed moving in that direction. I can remember reviewing a book where he wrote about Sati, and he clearly was quite sympathetic. He was quite a traditionalist. निक न्यूजेंट। बीबीसी और मार्क टली के 1970 के दिनों के एक और बहुत पुराने साथी विलियम क्रॉली ने भी मार्क के नजरिए को कुछ बदलता हुआ महसूस किया। I remember a talk which he gave at the London School of Economics about India, in which he got in quite a fierce argument. He was attacked quite vigorously for his, what they saw as his tolerance of the BJP and lack of full commitment to the secularism of the Indian constitution. विलियम क्रॉली। पिछले 10 सालों में मार्क टली पर इल्जाम तराशी इतनी बढ़ी कि कुछ लोगों ने उन्हें मोदी समर्थक घोषित कर दिया। मेरे सामने भी इस तरह के कुछ डिस्पैच आए थे, बल्कि मुझे बड़े खुश होकर बीजेपी वालों ने, बीएचपी वालों ने कहा कि देखिए मार्क टली ने तो बड़ी तारीफ की है मोदी की और सोनिया गांधी की आलोचना की है। मैंने कहा अच्छा देखते हैं। देख के मैंने मार्क से बात की, पूछा कि भाई ये क्या माजरा है, तो उन्होंने कहा नहीं ये बिल्कुल फेक है। रामदत्त त्रिपाठी। फेक रिपोर्टिंग की एक अफवाह के सबब 6 दिसंबर 1992 के दिन अयोध्या में मार्क टली मरते मरते बचे। भीड़ ने हमारे ऊपर जो फ्रेंजी मॉब था, यंग लड़के थे, त्रिशूल भाले बल्लम लिए हुए, वो उन्होंने कहा मारो 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 इनको। और उसमें ये था कि ये बीबीसी का मार्क टली है, ये यहाँ कैसे आया, और अगर इसने खबर दे दी तो बड़ा खराब हो जाएगा। ये थी एक झलक आज के पॉडकास्ट की। अब परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं उस लेजेंड को जिसे दुनिया मार्क टली के नाम से जानती है। मार्क टली ने अपने कार्यकाल के दौरान ब्रिटेन ही नहीं पूरी दुनिया तक भारत की हर बड़ी और महत्वपूर्ण घटना की खबरें पहुंचाने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। उनकी बेमिसाल रिपोर्टिंग की मैं खुद भी साक्षी हूँ। 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भारतीय सेना की कार्रवाई, फिर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली और कई शहरों में सिखों के खिलाफ भड़के दंगे, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी, 1991 में राजीव गांधी की हत्या, 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का गिराया जाना और कई राजनीतिक हलचलें। इस पॉडकास्ट में जो जर्नलिस्ट शामिल हैं वे सभी मार्क टली के बीबीसी के दिनों के साथी रहे हैं। परवेज और मुझे फख्र है कि हम दोनों ने भी किसी न किसी मोड़ पर एक साथ बीबीसी के लिए काम किया है। और मार्क साहब के बारे में फिराक साहब अपनी ज़ात के हवाले से कह गए हैं, आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरो, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा है। हाँ, हमने मार्क को देखा है। आज के इस पॉडकास्ट में बीबीसी के जो पुराने साथी हिस्सा ले रहे हैं उनके नाम हैं विलियम क्रॉली, सतीश जेकब, दीपांकर घोष, अली अहमद खां, निक न्यूजेंट, नरेश कौशिक, एंड्रू व्हाइटहेड, वसुतुल्ला खान, कुर्बान अली, चारू शहाने, रामदत्त त्रिपाठी, नईमा अहमद महजूर, सीमा चिश्ती और संजीव श्रीवास्तव। और यही वक्त है जब मैं और आप भी अपना परिचय दे दें। मेरा नाम परवेज आलम है। मैंने 1988 में लंदन में बीबीसी की हिंदी सेवा से अपना बीबीसी का सफ़र शुरू किया। तब उस वक्त के बीबीसी हिंदी हेड कैलाश बुधवार ने मुझे समझा दिया था कि भाई दोस्त, लंदन रवाना होने से पहले मार्क टली को सलाम ज़रूर करके आना। और मैं ईस्ट निज़ामुद्दीन नई दिल्ली स्थित उनके घर और दफ्तर गया। मेरी कहानी ज़रा लंबी है। 1981 में पहली बार मैंने बीबीसी में कदम रखा। मैं ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के पद पर काम कर रही थी और बीबीसी में 3 साल के लिए मुझे सेकॉन्डमेंट पर भेजा गया। भारत से रवाना होने से पहले मुझे कुछ कागजात लंदन भेजने थे। हिदायत मिली कि मैं दिल्ली स्थित बीबीसी के दफ्तर जाकर मार्क टली से मिलूं और कागज़ उनके हवाले कर दूं। मैं सोच रही थी कि शायद किसी साहबनुमा अंग्रेज से मुलाकात होगी, लेकिन मार्क टली नाम के जिस व्यक्ति से मुलाकात हुई वो देखने में अंग्रेज तो थे लेकिन साहब नहीं। मैंने अपना परिचय दिया और कागज़ उन्हें सौंप दिए। अनौपचारिक सी बातचीत हुई। उन्होंने पूछा,
आपके पास पत्रकारिता का कोई अनुभव है? मैंने संकोच से कहा, पत्रकारिता का तो नहीं, मगर रेडियो का है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, लंदन जाकर सीख जाएंगी, यू विल लर्न फ्रॉम द बेस्ट। बीबीसी में 3 साल काम करने के बाद मैं 1984 में भारत लौटी और ऑल इंडिया रेडियो में फिर से काम संभाला। 1.5 साल वॉशिंगटन में वॉइस ऑफ अमेरिका में काम किया और एक बार फिर बीबीसी में लौटी। बीबीसी में प्रोड्यूसर और कुछ वर्षों के बाद हिंदी सेवा के अध्यक्ष के रूप में मार्क टली साहब से संपर्क बना रहा। 1994 में उन्होंने नीतिगत मतभेद के कारण बीबीसी से त्यागपत्र दे दिया, लेकिन मार्क टली से हमारा नाता नहीं टूटा। दिल्ली में कई बार उनसे मुलाकात हो जाती, कभी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में तो कभी लोधी गार्डन में वो अपनी सहचरी जिलियन राइट के साथ टहलते हुए मिल जाते। मार्क साहब के साथ आखिरी अड्डेबाजी हुई मार्च सन 2025 में, लेकिन उसका जिक्र आगे चलकर। और आगे चलकर ये भी कि मार्क साहब लंदन में कभी बीबीसी हिंदी के चीफ भी रहे। फिलहाल एक बेहद दिलचस्प किस्सा और उसकी बैकग्राउंड। 1990 में मार्क ने बीबीसी की 50वीं जयंती के अवसर पर एक लेख लिखा। शीर्षक था कन्फेशंस ऑफ अ नोन बदमाश। किसी पत्रकार की शोहरत कितनी जल्द बदनामी में बदल जाती है, इस बात को मार्क साहब अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने लिखा, मैं खुद को बदमाश कहता हूँ, या फिर भारतीय प्रेस के शब्दों में हिस्ट्री शीटर। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी। आपातकाल के शुरुआती दौर में ये बीबीसी हिंदी कार्यक्रमों की पहुंच और लोकप्रियता थी, जिसकी वजह से मुझे भारत में एक बदमाश के रूप में देखा जाने लगा और तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री को निर्देश दिया गया कि मेरी पतलून उतारकर मुझे कोड़े लगाए जाएं। लेकिन मंत्री महोदय नर्म दिल के इंसान थे, जिनके लिए इस निर्देश का पालन करना संभव नहीं था। यह किस्सा जरा विस्तार से सुनिए। कुर्बान अली। सबसे दिलचस्प वाकया वो मार्क टली के साथ हुआ, और जो उन्होंने खुद भी कई बार कई इंटरव्यूज में बयान किया है और कई किताबों में भी दर्ज हुआ है, वो ये कि जैसे ही इमरजेंसी लगी उस वक्त इंदिरा गांधी के मैन फ्राइडे मोहम्मद यूनुस हुआ करते थे और आई.के. गुजराल INB मिनिस्टर थे। तो मोहम्मद यूनुस को किसी ने कहा कि बीबीसी ये खबर दे रहा है कि आधे से ज्यादा इंदिरा गांधी की कैबिनेट के मिनिस्टर हाउस अरेस्ट कर दिए गए हैं। इस खबर पर वो बहुत चिरागपा हुए और उन्होंने गुजराल साहब को फोन किया और कहा कि ये मार्क टली बीबीसी का बहुत बदमाश आदमी है, ये बड़ी खराब खबरें दे रहा है, इसको तुम पकड़ो और इस कनेक्ट प्लेस में इसकी पैंट उतार के इसको कोड़े लगवाओ और इसको वापस भेज दो। तो गुजराल साहब शरीफ आदमी, तो उन्होंने कहा, भाई यूनुस, मेरे लिए ये कर पाना मुश्किल होगा। तो उन्होंने कहा कि फिर आप कोई दूसरी नौकरी देख लीजिए, और फिर कुछ ही दिनों बाद वो प्लानिंग मिनिस्ट्री में ट्रांसफर कर दिए गए और उसके कुछ महीने बाद वो USSR में इंडिया के एम्बेसडर बने पाए गए मॉस्को में। जब VC शुक्ला जो गाय की गुजराल की जगह आए, उन्होंने कहा मार्क टली को कि आप सेंसरशिप की गाइडलाइंस फॉलो कीजिए। तो उन्होंने कहा ये तो करना मेरे लिए मुश्किल होगा। तो बोले फिर आप अपना दफ्तर बंद कर दीजिए और यहाँ से चले जाइए। कुर्बान अली ने कई वर्षों दिल्ली और लंदन में बीबीसी हिंदी सेवा के साथ काम किया और बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाओं की रिपोर्टिंग की। बीबीसी छोड़ने के बाद वो राज्यसभा टीवी से जुड़े और अब फ्रीलांस पत्रकार की हैसियत से काम करते हैं। हाल में उनकी एक किताब प्रकाशित हुई, फाउंडर्स ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। इमरजेंसी में कुछ अरसे के लिए भारत में बीबीसी दफ्तर पर ताला लग गया था और मार्क टली को तकरीबन 18 महीनों के लिए भारत छोड़कर जाना पड़ा। भारत में ही नहीं, पाकिस्तान में जनरल ज़िया-उल-हक के ज़माने में भी मार्क टली की रिपोर्टिंग पर सख्त नज़र रखी जा रही थी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हिरासत से लेकर फांसी तक मार्क टली के डिस्पैचों ने पूरे पाकिस्तान को बीबीसी की तरफ आकर्षित कर लिया था। अप्रैल सन 1979 में भुट्टो की फांसी की खबर रेडियो पर सबसे पहले दुनिया तक मार्क टली के जरिए पहुंची और नतीजे के तौर पर उसके बाद कई सालों तक उन्हें पाकिस्तान जाने का वीज़ा नहीं मिला। खैर, एक बार जब ज़िया-उल-हक के ज़माने में वो कराची गए तो जो हुआ वो हमारे बीबीसी उर्दू सर्विस के पुराने साथी अली अहमद खान को अच्छी तरह याद है। एक बात मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि एक ज़माने में
बिलखुसूस ये 1970 की दहाई में और उसके बाद 1980 की दहाई में पाकिस्तान में कम से कम वो बीबीसी की पहचान बन गए थे। यानी अगर मैं ये कहूँ कि हमारे देहात और गांव वगैरह की वो खवातीन जो अपने शौहरों का नाम लेते हुए शर्माती थी या हिचकिचाती थी, वो भी मार्क टेली के नाम से बड़ी हद तक वाकिफ थी। उसके अलावा ये है कि मार्क टेली जब भी आते थे और वो कराची जरूर आते थे, तो एक मरतबा एक वाक़या ऐसी मैं आपको बताता हूँ कि उनकी पॉपुलैरिटी का, कि एक बार वो आए तो कराची प्रेस क्लब में हम लोग बैठे हुए थे। ये ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ का ज़माना था। तो कराची प्रेस क्लब उस ज़माने में एक लिबरेटेड एरिया कहलाता था। यानी वो लोग जो और कहीं नहीं मिल सकते थे, वो कराची प्रेस क्लब में आते थे। उसमें ट्रेड यूनियन लीडर्स भी होते थे, पॉलिटिकल वर्कर्स भी होते थे, स्टूडेंट लीडर्स भी होते थे, सहाफ़ी तो वैसे ही होते थे। तो जो बाहर के कॉरेस्पॉन्डेंट्स वगैरह आते थे, वो भी मुंह उठा के सीधे कराची प्रेस क्लब आ जाते थे। वहां उनको खबरें मिल जाती थी और यूं भी बैठक होती थी, बातचीत। तो एक दफा मार्क टेली आए हुए थे और ये ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ का जमाना था, बड़ा पूरा शोभ। तो उसमें और भी कुछ कॉरेस्पॉन्डेंट आए हुए थे। तो यूं ही गप लग रही थी, अचानक ये खबर आई कि जी कराची में बंदर रोड जो सबसे बड़ी शाहराह है, तो वो उस पर एक धमाका हुआ है KMC यानी कराची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग के सामने। तो हम तमाम लोग भागे, उसमें मार्क टेली भी थे और वो बाहर वाले कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी थे। तो वहां लोग धमाका छोड़ के हर एक से ये पूछने लगे कि इसमें मार्क टेली कौन है। ये उनकी पॉपुलैरिटी का आलम था। और जब मार्क को मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम नहीं बताना या मुझे इशारा नहीं करना कि ये मार्क टेली है, वरना उससे एक गैर जरूरी सा हंगामा हो जाएगा। तो ये थी जनाब मार्क टेली की पॉपुलैरिटी। तो मार्क टेली दूसरे लफ्जों में BBC का नाम थे, BBC की पहचान थे। अली अहमद खान। मार्क टेली दिल्ली में रहकर पूरे दक्षिण एशिया पर नजर रखते थे और इस काम में मार्क का लंबा साथ दिया उनके सहयोगी सतीश जेकब ने। मैं एक यंग आदमी था, तो एक बार कुछ हुआ ये कि आंध्र प्रदेश में बहुत जबरदस्त सैलाब आया। मैं वो कवर करने गया था। तो मेरे साथ एयरपोर्ट पर जब मैं पहुंचा तो एयरपोर्ट पर मार्क साहब भी वहां थे। मैं नहीं जानता था ये मार्क साहब हैं। वो मेरे से बात करने लगे तो मैंने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ आंध्र प्रदेश, कहने लगे मुझे भी जाना है और मैं भी ये खबर जो है उसके ऊपर रिपोर्टिंग करने जा रहा हूँ। तो हम दोनों की बातचीत शुरू हो गई वहां से। तो हम लोग हैदराबाद पहुंचे। तो वहां पर मैं तो मामूली आदमी था, मैं मार्क साहब तो बहुत अपने पता नहीं क्या क्या लेके गए थे अपने साथ। लेकिन खैर वह हम लोग वहां पहुंचे तो उसके बाद फिर मार्क टेली की बात हुई लंदन के। तो मुझे कहने लगे यार मुझे इसके बारे में बताओगे कि या आंध्र प्रदेश में कैसे हुआ। मैंने कहा ये तो ये समुंदर के किनारे है, यहाँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, होता रहता है। खैर हमारी उसके बाद बातचीत शुरू हो गई और हम एक दूसरे को जान गए। और उसके बाद वो वापस चले गए दिल्ली और मैं वहीं पे रह गया, क्योंकि मैं आंध्र प्रदेश में जो सैलाब वालाब आया था उसके लिए मैं काम कर रहा था किसी एजेंसी के लिए। तो वहां पर मुझे मार्क का दोबारा फोन आया और कहने लगा भाई तुम कब आ रहे हो वापस। मैं कहा साहब मेरा तो कोई खास बात नहीं है, मैं तो जब कहोगे मैं आ जाऊंगा। कहने लगा मुझे आपसे कुछ खास बात करनी है। तो मैंने कहा ठीक है मैं अगले हफ्ते आ जाता हूँ। तो मैं एक हफ्ते के बाद दिल्ली पहुंचा और मेरी उनके साथ बातचीत हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप मेरे साथ काम करोगे। मैंने कहा साहब ये तो नेकी और पूछ पूछ। मैंने कहा बिल्कुल, अगर आप मौका देंगे तो मैं आपके साथ काम करूंगा। तो मैं वहाँ चला गया उनके यहाँ निजामुद्दीन में और उनके यहाँ मैंने काम शुरू कर दिया। मैंने एक चीज देखी माँ साहब के लिए कि मैं पहली बार एक अंग्रेज के साथ कर रहा था और मैं थोड़ा सा डरा हुआ था शुरू में कि भाई पता नहीं इनका क्या मिजाज होगा, कैसे बात करेंगे। लेकिन मैंने ये देखा कि बड़े रिलैक्स थे
और कोई टेंशन नहीं थी उनको, और आराम से बातें करते थे और हंसी मजाक की उनकी आदत थी। वो मुझे अपना साथी समझा करते थे, ये नहीं कि मैं जूनियर हूँ या सीनियर हूँ, ये होता था। और जब उनको कोई मदद लेनी होती थी तो मुझसे कहते थे, भाई सतीश मैं इसमें बिजी हूँ, तुम जाके ये पता करो कि वहाँ क्या हुआ। कहाँ क्या हुआ सतीश जैकब बखूबी जानते थे। 1978 से उन्होंने मार्क टेली और बीबीसी के दिल्ली ब्यूरो को ज्वाइन किया और आखिरी वक्त तक वो उनके साथ रहे। सतीश से अभी एक और बड़ी घटना इंदिरा गांधी की हत्या पर बात होगी, लेकिन क्योंकि बात चली है दिल्ली ब्यूरो की तो एक नज़र ब्यूरो पर भी। मार्क टेली की छत्रछाया में बीबीसी का दिल्ली दफ्तर बेहद अनौपचारिक रूप से चलता था। हिंदी प्रसारणों की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर बीबीसी ईस्टर्न सर्विस के डेप्यूटी हेड डेविड पेज ने अपने लेख में जाने माने ब्रिटिश पत्रकार और मार्क टेली के दोस्त इयन जैक को उद्धृत किया है। इयन जैक 1985 के बीबीसी दिल्ली दफ्तर का माहौल यूं बयान करते हैं। 50 साल का ये अंग्रेज यानी मार्क अपने आसपास के शोर शराबे के दरमियान ऊपरी मंजिल पर चप्पलें चटखाते हुए इस कोशिश में लगा था कि किस तरह ख़राब पड़े हुए टेलीफोन ठीक हो जाएं। उसका असिस्टेंट सतीश जैकब पंजाब पर एक डिस्पैच लिखने में मसरूफ़ था। चाय लाने वाला लड़का सोमपाल चाय लाते लाते मार्क के 2 लैब्राडोर कुत्तों से टकरा जाता है और फिर गिरते गिरते बचता है। रसोइये रामचंद्र और पिछले रसोइये की पत्नी श्रीमती गरीब के बीच आज फिर खटपट हो गई है और बाहर झगड़ालू चौकीदार सड़क पर किसी भटकती हुई गेंद की तरह चहलकदमी कर रहा है। इन सब के बीच यदुनंदन खामोश है, वो ड्राइवर है। ये बात और है कि उसे गाड़ी चलाना नहीं आता। यदुनंदन का काम बस इतना ही है कि वो अखबारों की कटिंग्स को फाइल करे। मशहूर ब्रिटिश पत्रकार इयन जैक के शब्द। दिल्ली दफ्तर की कहानी पुरानी है। 1965 में मार्क पहली बार सहायक प्रतिनिधि की हैसियत से बीबीसी के दिल्ली दफ्तर गए। मार्क टेली बताते हैं कि उस समय तक वो बीबीसी में नए ही थे। दिल्ली रवाना होने से पहले वो चार्ल्स मैकलेलैंड से मिलने गए, जो उन दिनों हिंदी प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर थे। बकौल मार्क टेली, मैकलेलैंड ने उनके कान में तभी ये मंत्र फूंका कि हिंदी के प्रसारण बेहद महत्वपूर्ण है, और उन्होंने मार्क को भारत में सेवारत ब्रितानी डिप्लोमैट्स के प्रति भी सावधान किया, जो ये मानते थे कि सिर्फ बीबीसी के अंग्रेजी के प्रोग्राम ही मायने रखते हैं। उन्हीं दिनों दिल्ली से लौटकर जब मार्क लंदन पहुंचे तो कुछ अरसे के लिए उन्होंने बीबीसी हिंदी के प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर यानी कि अध्यक्ष का पद संभाला। उस जमाने में बीबीसी की हिंदी ब्रॉडकास्टिंग बीबीसी इंडियन सेक्शन के तहत आती थी और यहीं से हिंदी सेवा के साथ मार्क टेली के रिश्ते की नींव पड़ी, जो भारत जाकर और गहरा हुआ। मार्क साहब ने 1971 से लेकर बीबीसी के संवाददाता का दायित्व संभाला। शायद ही बीबीसी के किसी और संवाददाता ने किसी एक देश में इतना लंबा वक्त गुजारा हो। यहाँ ये याद रखना ज़रूरी है कि मार्क बीबीसी की सभी आउटलेट्स के लिए फाइल करते थे। उनकी मर्जी के बिना बीबीसी दिल्ली दफ्तर में पत्ता भी नहीं हिल सकता था और ये दर्जा आज की तारीख तक दिल्ली में आने जाने वाले और रहने वाले किसी भी पत्रकार को नसीब न हो सका। भारत मार्क की जन्मभूमि थी और कर्मभूमि भी, लेकिन निक न्यूजेंट, जिन्होंने बीबीसी की फार ईस्टर्न सर्विस से लेकर बीबीसी के साउथ एशिया यूनिट के साथ लंबा वक्त गुजारा, उन खुश नसीब लोगों में हैं जिन्हें मार्क ने कुछ दिनों के लिए ही सही लेकिन अपनी गद्दी सौंप दी थी। My acquaintance with Mark was a gradual one. I met him when he was already a well-known figure, so I was rather in awe of him when I first visited him in Delhi in 1984. 3 weeks after I met him in Delhi, Mrs. Gandhi was killed, so he became such a prominent voice over all the airwaves and that. I was back in London trying to manage for the BBC some of the coverage. So that was our first meeting. But I'd obviously made my mark with him because the year after, he and his assistant Satish Jacob produced a book, Amritsar, about the Sikh unrest in Punjab. And they both wanted to go to London to promote it. And I was chosen to go and replace them. So not just replacing the famous Mark Tully, but his assistant as well. So baptism of fire. I'd obviously made my mark. And not only that, he invited me to stay in his house while I covered for him, which was a very rare privilege for a BBC, a junior coming from the master. So
I spent a lot of time in Delhi without him there because it was just the first of many times when I stood in for him. That's when you came to know the convivial Mark. With his rather set-piece day, tea breaks were very important for him. Which type of tea do you want? Ordinary or Darjeeling? That was always the choice. And then at the end of the evening, down to his family room, his sitting room. It was a choice that usually started with beer, and if he got some, it graduated to Irish whiskey. He was a big fan of Jameson's Irish whiskey. So I'm trying to show you all the sides of him that I came to know. निक न्यूजेंट। अजीब सी बात है कि हमने जितने लोगों से बात की उनमें से ज्यादातर ने मार्क साहब के ज़माने के बीबीसी दफ्तर का जिक्र ज़रूर किया। निक न्यूजेंट की तरह बीबीसी में काम करने वाले एंड्रू व्हाइटहेड भी दिल्ली गए, लेकिन बाकायदा बीबीसी के संवाददाता बनकर। I went out to Delhi in the summer of 1993 as the World Service correspondent in India. Mark was very much then in his prime, revered, fantastic broadcaster, peerless knowledge of India, a big BBC figure. And he was very generous, astonishingly generous. He knew that I was really interested in Indian politics. I'd covered Westminster and British politics for 4 years before I came to India. And he was immensely supportive. He even arranged for me to go round, just me, to go round to Murli Diora's house, a very prominent Congress member of Parliament. And Murli spent an hour or so giving me a one-to-one briefing over a simple lunch about what was happening and who was who in Indian politics. And at that time, Mark and Gilly lived on the ground floor of One Nizamuddin East, and the floor above was the BBC office. It was basically 3 or 4 rooms, really quite tiny. And quite often, Mark would say at the end of the day, come on down, come on, have a beer. And we'd go down there and there'd be poppadom, and his favourite beer, which I remember was Rosy Pelican, brewed in Haryana, long since gone. And we would shoot the breeze and talk about Indian politics, talk about the BBC quite a lot. And it was a really great bonding session. And Mark was brilliant at his job. He was also amazingly modest. And there was a humility about him and a concern for ordinary people as well as the big figures in Indian public life, which I, in my humble way, sought to emulate because I thought that's what a good correspondent should be and should do. The definition of a good correspondent. एंड्रू व्हाइटहेड प्रेजेंटर, कॉरेस्पॉन्डेंट और बीबीसी वर्ल्ड सर्विस न्यूज़ रूम के एडिटर की हैसियत से तकरीबन 35 साल बीबीसी से वाबस्ता रहे हैं। उनकी कई किताबें पब्लिश हो चुकी हैं, जिनमें अ मिशन इन कश्मीर और द लाइव्स ऑफ फ्रीडा भी शामिल हैं। इन्हीं दिनों नरेश कौशिक भी लंदन से भारत गए बीबीसी के बंबई संवाददाता के रूप में। बीबीसी का मतलब था मार्क टली, और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय भारत में बिताया था। वो अंग्रेज भी थे और हिंदुस्तानी भी थे, यानी वो अगर चाहते, क्योंकि वो कलकत्ता में जन्मे थे, वो भारत की नागरिकता ले सकते थे, जो उन्होंने नहीं ली। आपने देखा होगा और मैंने तो ये अनुभव किया कि वो बीबीसी की जो एडिटोरियल गाइडलाइंस है, एडिटोरियल वैल्यूज हैं, उसका वो जीता जागता नमूना थे। यानी इम्पार्शियलिटी, यानी जब आप कोई किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं तो आप उनसे सख्त सवाल पूछेंगे ही, और वो सवाल पूछेंगे वो ऑडियंस के हिसाब से कि ऑडियंस क्या सुनना चाहती है। एक बात। दूसरी तरह से ये कि एक्यूरेसी बहुत जरूरी थी उनके लिए, क्योंकि बीबीसी का नाम इतना ज्यादा था कि वो अगर कोई खबर उनको लगता था कि ये मैं कंफर्म नहीं कर पाया हूं, तो या तो देते नहीं थे, या अगर कोई भारत की न्यूज एजेंसी अगर वो खबर देती है तो वो उसको एट्रीब्यूट करते थे, जो बीबीसी का दस्तूर है। लेकिन बीबीसी ने कह दिया है उसके पीछे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जो हर पत्रकार की होती है, लेकिन मार्क टली के ऊपर ये सबसे ज्यादा वो समझते थे। नरेश कौशिक ने हिंदी सेवा से लेकर वर्ल्ड सर्विस न्यूज रूम तक तकरीबन 42 साल बीबीसी के साथ गुजारे हैं, और वो भी स्टाफ की हैसियत से। इतना लंबा वक्त तो हम में से किसी ने नहीं गुजारा। हाँ, नहीं गुजारा। मार्क टली की रिपोर्टिंग पर नरेश से एक बार फिर बात होगी। कश्मीर का नाम सुनकर मार्क टली की आंखों में चमक आ जाती थी, और यही हुआ जब नईमा अहमद महजूर
उर्दू सर्विस में काम करने के लिए लंदन आने से पहले मार्क साहब से मिलने पहुंची। देखिए, अर्ली 90s में जब मुझे बीबीसी लंदन से प्रोड्यूसर की जॉब ऑफर हुई थी उर्दू सर्विस में, तो मुझे पहले दिल्ली जाकर वीज़ा हासिल करना था। मैं निज़ामुद्दीन ईस्ट में बीबीसी के दफ्तर में पहली बार गई और वहाँ मार्क टली से मिली। उन्होंने मुझे मुबारकबाद देने के बाद मेरी फैमिली और रेडियो कश्मीर में मेरी जॉब के बारे में बहुत तफसील से बात की और उन प्रोग्रामों के बारे में पूछा जो मैंने रेडियो कश्मीर में किए थे। शायद कश्मीरी खातून का बीबीसी में जॉब करना उनके लिए भी सरप्राइजिंग था, क्योंकि उस वक्त जो कश्मीर की सूरत हाल थी, जो उस वक्त वायलेंस का एक माहौल बना हुआ था। और मैंने मार्क से उसी दिन कहा कि भाई भट्टू की फांसी पे उनकी जो रिपोर्टिंग थी उसके बारे में मेरे वालिद साहब जो हैं वो बहुत बातें करते थे और आपके बड़े एडमायरर भी बन गए थे। तो मार्क के चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट फैल गई और कहा कि बस अब आप लोगों को ये काम करना है। इतनी खुशी मुझे नहीं हुई जितनी खुशी मेरे वालिद साहब को हुई जब मैंने उन्हें बताया कि मैं मार्क टली से मिलकर, उनके साथ चाय पीकर और जर्नलिज्म के चंद बुनियादी असूलों के बारे में उनसे सुनकर आ रही हूँ। तो वो बहुत इंतहाई खुश हो रहे थे और जाहिर है मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी खुशी थी। नईमा अहमद महजूर। कश्मीर से पहले मार्क टली ने दिसंबर 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो कवरेज किया उसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। सरकार के मुताबिक जहरीली गैस के रिसाव से तकरीबन 4000 लोगों की मौत हुई थी उस वक्त, जबकि अभी हाल ही में मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक अब तक 22,000 लोग गैस ट्रेजेडी के दौरान और उसके बाद की बीमारियों से अपनी जान गंवा चुके हैं। 1990 के दिनों में मार्क साहब ने भारत के कई शहरों में स्थानीय पत्रकारों को बीबीसी की टीम में शामिल कर लिया था। लखनऊ में रामदत्त त्रिपाठी उनके साथ ऐसे जुड़े कि बहुत जल्द दोस्त बन गए। आखिरी वक्त तक रामदत्त त्रिपाठी मार्क साहब के नज़दीकी दोस्तों में शामिल रहे। लखनऊ आते थे तो हमारे घर आ जाते थे और ये था कि उस जमाने में इतना टैक्सी वैक्सी का चलन नहीं था, तो रिक्शा से ही आ जाते थे। और दूसरी बात ये थी कि शाम को उनको खास करके बियर लेने की आदत जरूर थी कि 2 बोतल बियर तो वो अपने खुद लेके आते थे और हमारी पत्नी से कहते थे कि भाई अगर पुष्पा जी की परमिशन हो तो मैं ये बियर अपनी पी लूं। तो मतलब एक विनम्रता तो बहुत थी। खाने पीने में कोई ऐसा फूफा नहीं था। जो भी अरहर की दाल बहुत पसंद थी और हम लोगों के यहाँ परवल की सब्जी रोटी। इसी तरह बलिया में ही हम लोग गए थे तो और पत्रकार तो शहर में होटल में रुके थे वहाँ कॉन्फ्रेंस में, लेकिन मार्क वहीं पे जो टेंट लगे थे वहीं रुके थे और सुबह उठते ही तो किनारे जो है वो ठेलिया विलिया में जो चाय बिकती थी वहीं जाके पी लेते थे और कुछ जो भी लैया चना या बाटी चोखा जो भी था खा पी लेते थे। कभी मैंने उनको शिकायत करते नहीं देखा कि भाई ये खाना ठीक नहीं है या मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। रामदत्त त्रिपाठी के साथ अभी तफसील से अयोध्या कवरेज पर भी बात होगी। मार्क टली जब राजस्थान पर कोई रिपोर्ट करने जयपुर जाते थे तो उनका पहला फोन संजीव श्रीवास्तव के पास आता था, भले ही कहानी बंदरों की हो। मेरा बीबीसी से परिचय या मेरा बीबीसी के लिए काम करना शुरुआत भी इत्तेफाक देखिए आपकी मार्क टली साहब की वजह से हुआ। ये लेट 80s की बात है। मैं इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्टर था और तब कुछ मेरी रिपोर्ट्स देख के मार्क टली साहब ने मुझसे संपर्क किया कि भाई बीबीसी के लिए स्ट्रिंगर बनोगे, राजस्थान की रिपोर्ट्स फाइल करोगे। मैंने कहा नहीं की और पूछ एक किस्सा जरूर मैं बताना चाहूंगा कि मार्क टली का किस तरह का ऑरा था। एक बार मार्क साहब आए जयपुर, वो मेरे स्ट्रिंगर डेज के दौरान, आई थिंक अर्ली 90s की बात है। तो एक जयपुर में खबर चल रही थी जो थोड़ी राष्ट्रीय मीडिया में भी सुर्खियों में आई कि मंकी मेनेस, बंदरों का आतंक। मार्क टली आए स्टोरी करने, एक रेडियो फीचर करने। जब वो जयपुर आए तो मैंने चीफ मिनिस्टर और जो डीजीपी स्थानीय पुलिस प्रमुख राजस्थान के थे उनका समय उनके लिए लिया और वो इंटरव्यू के लिए पहुंचे। तो अच्छा सब बड़ी तैयारी करके बैठे कि मार्क टली आ रहे हैं, क्या बात होगी, क्या पूछेंगे हम, क्या बोलेंगे। और मार्क टली साहब ने ये बंदरों के आतंक की बात छेड़ दी। तो मेरे बहुत ध्यान है कि जैसे शक्ल ही उतर
डीजीपी की भी, चीफ मिनिस्टर की भी, दोनों ने अपने अपने अंदाज से बात की। डीजीपी ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि अरे आप बंदरों के आतंक की ये स्टोरी करने आए क्या? उनको लगा मार्क साहब तो कोई इंटरनेशनल लेवल की बहुत बड़ी कोई ऐसी हिला देने वाली घटना पे रिपोर्टिंग करेंगे, क्योंकि मार्क टली वाज आइडेंटिफाइड विद मतलब बहुत ही बड़े इवेंट्स, जैसे बांग्लादेश वॉर है, इमरजेंसी है, ऑपरेशन ब्लू स्टार है, असैसिनेशन ऑफ मिसेस गांधी है, राजीव गांधी असैसिनेशन, कोई भी मतलब बहुत बड़े इवेंट्स के साथ उनको एसोसिएट करते हो। आप बंदरों के आतंक पर स्टोरी करने आ गए। और मुझे आज भी ध्यान है, मार्क टली साहब ने कहा था कि हर स्टोरी मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है, और मैं इस स्टोरी को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। ये एक ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी है और इसके बड़े ऑडियंस होंगे, और वो स्टोरी काफी चली भी। तो मार्क साहब की एक अलग ही शख्सियत थी, अलग ही अंदाज था, उनकी विनम्रता का भी कोई सानी नहीं था। संजीव श्रीवास्तव ने दुरुस्त कहा कि मार्क साहब ने हार्ड न्यूज़ के साथ साथ दूसरी तरह के बहुत सारे कलरफुल पीसेस भी किए हैं, जो कि आज भी बीबीसी के कई आउटलेट्स की साइट्स पर मौजूद हैं। जैसे कि मार्क साहब की बहुचर्चित किताब नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया के एसेज मार्क साहब की आवाज़ में बीबीसी साउंड्स पर सुने जा सकते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हमने भारत की 2 बड़ी घटनाओं को जरा तफसील से शामिल किया है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का टूटना और श्रीमती गांधी की हत्या। पहले 1984। अब तक यहाँ बीबीसी के कुछ साथियों ने 31 अक्टूबर 1984 की तरफ इशारा किया है, जब एक सफदरजंग रोड नई दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ऑफिशियल रेजिडेंस पर श्रीमती गांधी के अपने बॉडीगार्ड्स ने उन पर हमला किया। गोलियां चली और बाद में इंदिरा गांधी को दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी एम्स अस्पताल में मुर्दा घोषित किया गया। पूरी दुनिया यही जानती है कि भारत में मार्क टली ने वो कहानी ब्रेक की थी। इस न्यूज़ स्टोरी के भी कई एंगल्स हैं। एक में मार्क टली है, दूसरे में सतीश जेकब और तीसरे में अचला आप हैं और मैं भी हूँ। जी, मैं बीबीसी हिंदी सेवा लंदन में 3 साल का अटैचमेंट खत्म करके वापस ऑल इंडिया रेडियो आ गई थी। और तब मैं ऑल इंडिया रेडियो के दिल्ली स्टेशन पर पोस्टेड था एज ए प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव। बीबीसी तो मैंने तकरीबन 3 साल बाद ज्वाइन किया। मंजर कुछ यूँ है। 31 अक्टूबर सन 1984 पार्लियामेंट स्ट्रीट पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तकरीबन सुबह 10 बजे सभी रेडियो के प्रोग्राम ऑफिसर्स की डेली मीटिंग हो रही है। हम लोग 31 अक्टूबर के प्रोग्रामों पर एक नज़र डाल रहे हैं, तभी धड़ से कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा खुलता है। दूरदर्शन की एक प्रोग्राम डायरेक्टर श्रीमती कांता भारती दाखिल होती हैं। चेहरे पर हवाएं उड़ रही हैं, सांस चढ़ा हुआ है, बस इतना ही कह पाती हैं कि मिसेस गांधी हैज़ बीन शॉट, उन पर गोलियां चली हैं। ऑल इंडिया रेडियो के कॉन्फ्रेंस रूम में हम सभी प्रोग्राम ऑफिसर्स स्तब्ध, शॉक्ड, सन्नाटे में हैं। कांता भारती बाद में बताती हैं कि वो दूरदर्शन की ओर से वन सफदरजंग रोड पर मेकअप टीम के साथ तैनात थीं, इसलिए कि तकरीबन 9 बजे पीटर उस्तिनाव एक डॉक्यूमेंट्री के लिए वहां इंदिरा गांधी का इंटरव्यू करने वाले थे। मिसेस गांधी पर उस दिन के हमले की वो चश्मदीद गवाह थीं। जी, मुझे याद है। ऑल इंडिया रेडियो के पास पुष्ट समाचार था, लेकिन सरकारी मीडियम होने के नाते वो बिना प्रोटोकॉल फॉलो किए प्रधानमंत्री पर हमले की खबर प्रसारित नहीं कर सकता था। हमें केंद्र निदेशक की ओर से आदेश मिलता है, प्रोग्राम टोन डाउन कराओ। किसी चैनल पर गाना बजता है, लाल छड़ी मैदान खड़ी, उसे फौरन रोककर सैड म्यूजिक बजने लगता है। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों शाम के 6 बजे तक मिसेस गांधी की मौत पर खामोश रहते हैं। जाहिर है सबसे पहले खबर बीबीसी ने ब्रेक की। बीबीसी बनाम मार्क टली। मार्क टली एक लंबे समय तक भारत में बीबीसी के प्रतीक बने रहे। रिपोर्ट किसी की हो, लेकिन सुनने वाले उसे मार्क टली की ही रिपोर्ट समझते थे। मार्क साहब ने खुद ये बात कबूल की है। उन्हीं के शब्द हैं, जब श्रीमती गांधी की हत्या हुई तो मैं मसूरी में था। प्रिंसेस एन सेव द चिल्ड्रन फंड द्वारा चलाए जा रहे तिब्बती स्कूलों की यात्रा पर आई हुई थी और मैं उनकी यात्रा की रिपोर्टिंग कर रहा था। श्रीमती गांधी की हत्या का समाचार सबसे पहले बीबीसी पर प्रसारित करने का पूरा श्रेय मेरे सहयोगी सतीश जेकब को जाता है। मुझे अक्सर उन उपलब्धियों का श्रेय भी मिल जाता है जो मेरी नहीं है। मार्क टली। सतीश जेकब और मार्क टली की जोड़ी गजब की थी। उनका रिश्ता प्रोफेशनल भी था और दोस्ती का भी। जब ये मिसेस गांधी का हुआ था तो ये मार्क टली साहब जो थे वो मसूरी में थे, तो मुझे फोन आया मार्क टली का कि भाई सुना है कि मिसेस गांधी को गोली वोली लगी है, कुछ हुआ, तुम फौरन उनके घर जाओ। तो मैं फौरन उनके घर चला गया, इंदिरा गांधी के। तो जब मैं वहाँ पहुंचा, मिसेस गांधी के साथ काम किया करते थे सिक्योरिटी वाले, मुझे जानते थे। तो मैंने कहा भाई ये क्या हुआ यहाँ पे? तो उन्होंने कहा साहब बहुत बुरा हुआ, मिसेस गांधी की गोली लग गई और उनको ले आए,
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ले गए। तो जब दिल्ली आ गए तो उन्होंने देखा कि मैं काम कर रहा हूँ मिसेस गांधी के उसके ऊपर, तो उन्होंने कहा तुम मेरी चिंता मत करो, तुम इस स्टोरी को पूरा करो। तो वो 2-4 मिनट की बात है, वो मैंने स्टोरी पूरी कर दी। उसके बाद मार्क टली साहब ने वो मेरे हाथ से ले लिया और वो काम कर, क्योंकि वो स्टोरी इतनी बड़ी हो गई थी और ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी बगावत सी हो रही है हिंदुस्तान में, तो वो उसमें लग गए थे। बीबीसी इंडिया के भारत में फॉर्मर डेप्यूटी ब्यूरो चीफ सतीश जेकब। मार्क टली और सतीश जेकब ने मिलकर कई बड़ी कहानियां कवर की, जिनमें पंजाब का जून 84 का ऑपरेशन ब्लू स्टार चर्चित है। बाद में दोनों ने मिलकर एक किताब भी लिखी, अमृतसर मिसेस गांधीज लास्ट बैटल। दिल्ली में बीबीसी हिंदी की पूर्व एडिटर सीमा चिश्ती बताती हैं कि मार्क टली की ये इंकसारी या मॉडेस्टी आखिरी वक्त तक कायम रही। किसी को कोई रूमर भी शुरू करनी होती थी तो वो पहले ये उड़ा देते थे कि मार्क टली ने बीबीसी पे ये बोला है। उसको क्रेडिबिलिटी तभी मिलती थी जब ये रूमर उड़ाई जाती थी। और मार्क जैसे इतने मतलब खुश मिजाज, इतने अच्छे और इतने इनकरेजिंग, मतलब मैं तकरीबन 25-26 साल की होंगी जब उनसे मिली थी पहली बार, और इतने ज़बरदस्त इस्टेब्लिश जर्नलिस्ट, लेकिन जिस तरह से वो हर शख्स की बात सुनते थे, वो अटेंशन पे करते थे, उससे बहुत क्लियर हो जाता था कि उनकी रिपोर्टिंग क्यों उस तरह की है जैसी वो थी। कोई इस तरह की बात वो कभी करते नहीं थे जिस तरह से आजकल पत्रकार अपने आप को स्टोरी बना दे रहे हैं, लेकिन एक ऐसे वातावरण में जहाँ पर सिर्फ सरकारी रेडियो था और टीवी था, मार्क खुद कई दफ़ा स्टोरी बन जाते थे। तो हम लोगों ने किस्से सुने थे कि इमरजेंसी में किस तरह से उनको इंदिरा गांधी ने उनसे जिस तरह का सलूक किया, और फिर गुजरात में भी 2002 के दंगों के दौरान जिस तरह से उनसे लोग पेश आए, अथॉरिटीज़ पेश आए, लेकिन वो हमेशा बहुत कामली और बिना बहुत एडवर्सेरियल कोई पोजीशन लिए वो अपनी बात कहते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था जिस तरह से वो अपने बाकी जो कॉलीग्स थे, जैसे कि सतीश जेकब, जिनके साथ उन्होंने कितने साल काम किया, उनके काम को कभी सराहने से वो हिचकिचाते नहीं थे। अब मैं इंडियन एक्सप्रेस में थी तो एक अड्डा, वहाँ पर एक कार्यक्रम होता है, एक प्रोग्राम होता है जहाँ पे उनसे एक गुफ्तगू, एक पब्लिक बातचीत थी। उसमें वो जब बात कर रहे थे इंदिरा गांधी के असैसिनेशन की और किस तरह से बीबीसी ने खबर वाज़े की और उसको पहले प्रकाशित किया, तो उसमें उन्होंने बिल्कुल क्राउड में से वो पुकारा उन्होंने और कहा कि सतीश जेकब कहाँ हैं, क्योंकि उन्होंने वो खबर बताई थी हमें और उन्होंने ये स्कूप दिया था बीबीसी की तरफ से। तो क्रेडिट शेयर करना, इतनी दरियादिली, इतना खुलूस और एक सीरियसनेस ऑफ इंटेंट और पर्पस, और ऑफ कोर्स उनका हिंदुस्तान और इंडिया से प्रेम। सीमा चिश्ती दिल्ली में बीबीसी हिंदी के एडिटर रही हैं और इन दिनों द वायर की संपादक हैं। कुछ साल पहले सीमा की किताब भी मंजर-ए-आम पर आई है, सुमित्रा एंड अनीस, टेल्स एंड रेसिपीज फ्रॉम ए खिचड़ी फैमिली। अभी जिक्र हुआ कि मार्क टली अपने साथियों को क्रेडिट देने से नहीं चूकते थे, लेकिन वो इतने रहमदिल भी नहीं थे कि आंखों के सामने स्कूप हो और वो स्टोरी किसी दूसरे के सामने प्लेटर पर सजाकर पेश कर दें। चारू शाहानी से ये दिलचस्प किस्सा सुनिए। Mark Tully was a very generous person and always helped those younger than him. But like all journalists, he was also not likely to sort of pass up the opportunity to be the first person reporting on a story or breaking it. So that reminds me of the time when I was with a documentary team, a BBC documentary team, and we were all very young and we were filming a documentary for a long time in India. When we were back in Delhi, it just turned out that I knew somebody who knew Chandrasekhar, who became Prime Minister in 1990, and we were there at that time. As soon as he became Prime Minister, we heard that he had become Prime Minister. I called my friend and I said, can we get an interview with him, you know? And amazingly, I think it was probably within 2 hours of the announcement or something like that, we were there. Our BBC team was there along with Chandrasekhar. He was sitting on on the floor, and we were sitting on the floor with him and interviewing him. So I got what I think was the first, what I know was the first foreign media interview with Chandrasekhar when he became the Prime Minister of India, of the world's largest democracy, So, and then we came back and we were just so naive. We were such a naive team and also not very familiar with the news cycle because we were a documentary team, So we decided we'll use the interview in our documentary when it's finally put together.
And Mark Tully called us, later, much later, maybe the next day even. He called us and he said that I hear that somebody has done, because they're telling me his office, Chandrasekhar's office, is telling me somebody's done from the BBC has done an interview with the BBC already, and I said, yeah, we've done one, very casually. So he was absolutely gobsmacked because, if you're a news person, you do not sit on a exclusive interview like that, But because we told him we wanted to use it in the documentary, Mark Tully then went off and did his own. He did his own interview and then touted it as the first interview given to a foreign media organization by Chandrasekhar, the new prime minister of the world's largest democracy. चारू शाह ने जो वर्षों तक बीबीसी साउथ एशिया और वर्ल्ड सर्विस के कई विभागों में काम करती रही हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 के रोज जब अयोध्या में हिंदू चरमपंथियों और कार सेवकों ने 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद तोड़ी, तब मार्क टली की जान भी जा सकती थी। उस रोज बीबीसी का कवरेज ऐतिहासिक था। पल पल का हाल बीबीसी पर ब्रॉडकास्ट हो रहा था और उस कवरेज के जिम्मेदार थे मार्क और साथ में उनकी टीम के लोग। सतीश जैकब दिल्ली में थे और वहां से प्रतिक्रियाएं भेज रहे थे। अचला और मैं लंदन में थे और हमारे और भी दूसरे साथी प्रोग्राम कर रहे थे तरह तरह के, और हमें सब कुछ याद है। अगले दिन सुबह 7 दिसंबर को विश्व भारती का प्रोग्राम मैं पेश कर रहा था। ये ब्यौरा ज़रा तफसीली है इसलिए कि यहीं से भारत की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल जाते हैं। उस घटना के तकरीबन 31 साल बाद 6 दिसंबर सन 2023 को परवेज आप और मैं दिल्ली में थे। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में चाय और कॉफ़ी का दौर चल रहा है। हमारे साथ हैं मार्क टली, उनकी पार्टनर जिलियन राइट, सतीश जैकब, कुर्बान अली और प्रोफेसर एस इरफान हबीब। 6 दिसंबर हो और जिक्र अयोध्या का न हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। सब अपनी अपनी यादों को टटोल रहे हैं। मार्क साहब अपना किस्सा सुनाते हैं, कुर्बान अपना, हम अपना। जी, आज मार्क साहब हमारे दरमियान नहीं। आइए पूरे मामले को रामदत्त त्रिपाठी और कुर्बान अली के साथ रिविजिट करते हैं। तारीख 6 दिसंबर सन 1992, स्थान अयोध्या। रामदत्त त्रिपाठी साई की तरह मार्क के साथ हैं। देखिए, अयोध्या में 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। हम लोग एक तो पहले पहुंच गए थे, 2-3 दिन पहले ही, मेरे ख्याल से 4 दिसंबर के, और 5 दिसंबर की शाम को अचानक क्या हुआ कि हम लोग शान अवध होटल में थे और देखे कि कुछ मेरे ख्याल से जर्मन फोटोग्राफर और कुछ और जो बाहरी गोरे पत्रकार और फोटोग्राफर, और वो लहूलुहान होके आ गए और वो शिकायत करने लगे कि मार्क टली और बीबीसी के चक्कर में हम मार खा गए, हमको हमारी पिटाई हो गई और हमको इतनी चोटें आ गई। तो हम लोगों ने पता किया कि मसला क्या है, तो पता चला कि उस समय बीबीसी टेलीविज़न में कोई रिपोर्ट आई थी और जिसमें फाइल फ़ोटो पुरानी 1990 की लगी थी कि जब लाठीचार्ज या बल प्रयोग हुआ था, तो अशोक सिंघल ने पब्लिक मीटिंग में वहाँ ऐलान कर दिया था कि ये बीबीसी गलत खबर दे रहा है और विदेशी मीडिया गलत खबर देता है हमारे बारे में। तो इसकी वजह से कारसेवकों ने टारगेट पे ले लिया था बीबीसी, और बीबीसी में का मतलब कि कोई भी उनको गोरा पत्रकार फोटोग्राफर दिख जाता था तो उसको दौड़ा लेते थे। इसकी वजह से हम लोगों को बड़ी चिंता हो गई थी कि भाई कैसे काम करेंगे 6 दिसंबर को। मार्क ने पता किया लंदन से कि भाई ये क्या है, तब हम लोगों को पता चला कि ये तो, चूँकि उस ज़माने में विजुअल या भेजने का कोई आज की तरह सिस्टम नहीं था। अयोध्या से पहले लखनऊ आए, फिर यहाँ से फ्लाइट से जाते थे कैसेट, और तब वहाँ से ट्रांसमिट होते थे। तो उस समय उन्होंने फाइल फुटेज इस्तेमाल किया था और उसकी वजह से ये भ्रम हो गया। तो हम लोग कमिश्नर को और डीएम को गए, तो उन्होंने कहा कि भाई हमको तो आपने बता दिया, ठीक है, आप वीएचपी वालों को भी बताइए। तो हम लोग रात में मेरे ख्याल से 10 या 11 बज गया, हम लोग वहाँ जानकी महल ट्रस्ट गए जहाँ आडवाणी जी को रुकना था, लेकिन वो तब तक नहीं आए थे, क्योंकि लखनऊ में 5 दिसंबर को उन लोगों की मीटिंग थी, पब्लिक मीटिंग, वाजपेयी जी और जोशी जी और आडवाणी जी। तो एक चिट्ठी वहाँ दे के आए थे कि भाई ये इस तरह से हुआ है और आप अशोक सिंघल जी से कहिएगा कि कल है सभा में सुबह सुबह इसको क्लैरिफाई कर देंगे। तो उन्होंने क्लैरिफाई किया भी इसको। तो नेक्स्ट मॉर्निंग कोई 6 दिसंबर की सुबह कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आई हम लोगों को। और हुआ क्या कि ये भी एक संयोग है कि बीबीसी की एक पत्रिका जो इन हाउस छपती है,
उसके लिए एक दिन मार्क टली के साथ, ए डे विद मार्क टली करके वो कोई आर्टिकल या छपना था, उसमें फोटोग्राफर एक लंदन से आए थे स्पेशली, तो मार्क जहाँ-जहाँ जाए वो उनकी फ़ोटो अपना ले रहे थे। तो सुबह क्या हुआ कि करीब 10 बजे हम लोगों ने अपने को पोज़ीशन कर लिया था कि मानस भवन एक धर्मशाला थी, उसके ऊपर छत पे हम लोग थे, नीचे जो सिंबॉलिक कार सेवा होनी थी, पूजा वगैरह होनी थी और सामने ही करीब 200 फीट पे बाबरी मस्जिद थी और चारों तरफ हुजूम था, डेढ़ 2 लाख जो है वो कार सेवकों का और फ़ोर्स का। करीब 11 बजे अचानक जब उधर डॉक्टर जोशी पहुँचे वहाँ, जहाँ पूजा हो रही थी, बाबरी मस्जिद और मानस भवन धर्मशाला के बीच में। तो कुछ हंगामा हुआ, तमाम लोग उनके साथ अंदर जाना चाहते थे, तो कुछ पीले पट्टी पहने थे सिर पे, ऐसे कार सेवक या जो भी उनके वॉलंटियर थे, उन्होंने उन लोगों को लाठियों से खदेड़ना शुरू किया। इसी बीच अचानक पता चला कि 100 और 150 लोगों का हुजूम जो है वो बिल्कुल बैरिकेडिंग को तोड़ने लगे और तोड़ करके किसी तरह से वो पहुँच गए और ऊपर जाके उन्होंने जय श्री राम और ये सब ज़ोर-ज़ोर से नारे लगाए। और फिर वो कुछ उनके हाथों में देखिए, चूँकि वहीं चारों तरफ टेंट लगे थे जिनमें कार सेवक रुके थे, तो उनके पास कुदाल, फावड़े ये सब चीज़ें थी और उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। तो जब तोड़ना शुरू कर दिया, इसी बीच एक घटना और हुई जिससे ये लगता है कि किसी न किसी लेवल पे कुछ लोग थे जो प्लान कर रखा था उन्होंने कुछ। तो जब तोड़ना शुरू हुआ मस्जिद को, तो उसी समय कुछ लोगों ने ये टेलीफ़ोन के तार सब नोच दिए, तोड़ दिए और पुलिस को चूँकि और सीआरपीएफ वगैरह की चूँकि कोई आदेश नहीं मिला मजिस्ट्रेट से या ऊपर के अधिकारियों से, तो वो लोग भी बाहर निकल आए थे। तो हम लोगों को पहली चिंता ये सवार हुई मार्क टली को कि भई पहले रिपोर्ट फ़ाइल किया जाए। हम लोगों ने नीचे एक जो ऑफ़िस था धर्मशाला का, उसमें फ़ोन नंबर दिया हुआ था लंदन में कि आप फ़ोन करेंगे, यहाँ से हम न्यूज़ डिस्पैच जैसे होता है फ़ोन पे पढ़ देंगे। लेकिन फ़ोन टूटा हुआ था, सब काम नहीं कर रहा था, तो हम लोग बाहर-बाहर, अच्छा मार्ग की सुरक्षा का भी देखना था, तो बाहर-बाहर होते हुए दूसरी गली से हम लोग निकल के अयोध्या डाक खाने गए और देखा कि वहाँ अयोध्या डाक खाने का भी सब टेलीफ़ोन सिस्टम टूटा हुआ था। मार्क टली ने ये कहा कि जब अयोध्या के सारा टेलीफ़ोन सिस्टम टूटा हुआ है तो क्या किया जाए? तो मार्क ने फिर कहा कि गाड़ी लेके हम लोग रेकी कर रखा था पूरा कि कैसे निकलेंगे बाहर से, चूँकि मेन रोड पे सब जमावड़ा था कार सेवकों का और फ़ोर्स का। तो मार्क फिर हम लोग सीटीओ पहुँचे, केंद्रीय तारघर फैज़ाबाद, और वहाँ पर से जो बुक करके और जल्दी से डिस्पैच मार्क टली ने अपना दिया और जो बीबीसी का सिस्टम है वहाँ सेंट्रल सबको पता चल जाता है न्यूज़ रूम को कि भई कौन करेस्पॉन्डेंट क्या फ़ाइल कर रहा है। तो उन्होंने कई और जो आउटलेट्स जो चाहते थे उनके साथ टू-वे वगैरह किया और फिर ये हुआ कि अब वापस चला जाए, पता किया जाए। तो मार्क टली ने मुझसे कहा कि भई ये पता करिए कि अब सेंट्रल फ़ोर्सेस जो हैं और आर्मी है, ये लोग रवाना हो रही, नहीं हो रहे हैं, लखनऊ में क्या हो रहा है, कल्याण सिंह क्या कर रहे हैं। ये सब पता करते हुए जब हम कर रहे थे तभी मार्क उसी बीच जो शानेवद होटल्स पे आ गए थे हम लोग, तो कुछ पत्रकारों के साथ वो उधर अयोध्या निकल गए। रामदत्त त्रिपाठी साय की तरह साथ तो थे, लेकिन एक मौका ऐसा आया जब कुर्बान अली ने उनकी जगह ले ली। जैसा कि रामदत्त त्रिपाठी ने अभी कहा कि मार्क टली कुछ पत्रकारों के साथ अयोध्या निकल गए। इन पत्रकारों में कुर्बान अली भी शामिल थे। उस वक्त कुर्बान संडे ऑब्जर्वर के लिए काम करते थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर बीबीसी के लिए भी रिपोर्ट फाइल कर देते थे। मार्क के साथ आगे क्या हुआ, कुर्बान अली से सुनिए। तो रामदत्त त्रिपाठी और जिलियन तो वहीं रह गए। हम उनकी गाड़ी में बैठ करके और पहुंच गए। तकरीबन 2 बजे का वक्त रहा होगा। आधी बाबरी मस्जिद गिराई जा चुकी थी और जैसे ही हम उतरे तो भीड़ ने हमारे ऊपर जो फ्रेंजी मॉब था, यंग लड़के थे, त्रिशूल भाले बल्लम लिए हुए, वो उन्होंने कहा मारो 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 इनको। और उसमें ये था कि ये बीबीसी का मार्क टली है, ये यहाँ कैसे आया और अगर
इसने खबर दे दी तो बड़ा खराब हो जाएगा। और इत्तेफाक की बात यह है कि 2 दिन पहले विनोद दुआ ने अपने प्रोग्राम परख में मार्क टली का एक इंटरव्यू दिखा दिया था और वैसे भी आप जानते हैं कि वो हाउस होल्ड नेम थे और उनको पहचानना मुश्किल नहीं था और अयोध्या तो वो बहुत बार कवर कर चुके थे। तो लेकिन उस वक़्त एक गुड सेंस उस फ्रेंजी मॉब में एक लड़के के अंदर ये प्रिवेल कर गया कि भई अभी कार सेवा हो रही है और अभी इनको मारोगे तो अटेंशन इनकी तरफ डाइवर्ट होगा, इन सालों को बंद कर दो कमरे में। चुनांचे हमें एक नज़दीक के मंदिर में बंद कर दिया गया, यानी मुझे, विनोद शुक्ला, मार्क टली और सरल ग्याप्टे एक लोकल जर्नलिस्ट था, उनको। और 2-3 घंटे तक मतलब ऐसा लगता था हमारी हालत जो कुर्बानी का बकरा होता है उसकी होती है, वो थी कि किसी भी वक़्त मार दिया जाएगा। और वो लोग भी इसकी इंतज़ार में थे कि जैसे ही कार सेवा पूरी होगी इनका काम तमाम कर दिया जाएगा। लेकिन किसी तरह से वो जो सरल ग्याप्टे थे वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए और वो एक बड़ी हवेली के महंत थे। उनका वहाँ बड़ा रुतबा भी था और पूरा कुछ दबदबा भी था। तो उन्होंने जाकर के बताया कि भई ऐसे-ऐसे मार्क टली को और उनके साथ 3-4 और पत्रकारों को बंद कर दिया गया है। तो वो बड़ी हवेली के महंत आए और उनकी ज़मानत पर हम वहाँ से छूटे तकरीबन 6 बजे के करीब। और फिर अब क्या किया जाए? तो ये था कि भई वीएचपी का दफ़्तर था पास में ही, वहाँ हमने देखा कि वहाँ वो जो रामलला की मूर्ति थी, जो बाबरी मस्जिद के अंदर रखी हुई थी, वो वहाँ आ चुकी थी और उसको लोग दर्शन कर रहे थे और भाव-विह्वल थे, रो रहे थे। और तभी हमने अशोक सिंघल से कहा कि भई ये मार्क टली हैं और इनके साथ ऐसे-ऐसे हुआ है, हमारे साथ भी आप मेहरबानी करके कोई ऐसा रास्ता कर दीजिए जिससे हम फैज़ाबाद तक पहुँच जाएँ। उन्होंने कहा कि अच्छा, एक तो आप अपने ये बंधना जो कार सेवक अपने माथे पे बाँधे हुए थे, वो बाँधा गया और जो महंत थे बड़ी हवेली के, उन्होंने अपनी एक शॉल दी, उससे मार्क टली का मुँह हमने कवर किया और पीएसी के एक ट्रक में बैठ कर के हम रात को करीब 8 बजे शान-ए-अवध होटल वापस आए। और उसके बावजूद मैंने देखा कि मार्क टली की पेशानी पे कोई शिकन नहीं थी और उनकी पहली जो चिंता थी वो ये थी कि मैं रिपोर्ट कैसे फ़ाइल करूँ जल्दी से लंदन के लिए। कुर्बान अली, 6 दिसंबर 1992, अयोध्या का हाल। एक बात जिसका भारत में कम जिक्र हुआ वो ये कि मार्क टली ने बीबीसी से अपना इस्तीफा क्यों दिया। 1992 में जॉन बर्ट बीबीसी के डायरेक्टर जनरल बनते हैं और आनन फानन पूरी बीबीसी की रीस्ट्रक्चरिंग या पुनर्गठन का जिम्मा अपने सर ले लेते हैं। बर्ट का दावा था कि अगर बीबीसी को 21वीं सदी और डिजिटल युग में जिंदा रहना है तो बीबीसी को यह चेंज स्वीकार करना ही होगा। मुझे याद है कि अंदर खाने बीबीसी का ज्यादातर स्टाफ जॉन बर्ट की नई तब्दीलियों से खुश नहीं था। हम सब डरे सहमे थे, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। अब जरा सोचिए कि बीबीसी की पूरी दुनिया में बगावत के स्वर कहाँ बुलंद होते हैं। दिल्ली में मार्क टली खुलकर मैदान में आ गए। वो ब्रिटेन आए और जुलाई सन 1993 में उन्होंने बर्मिंघम में रेडियो एकेडमी फेस्टिवल के एक जलसे को संबोधित करते हुए जॉन बर्ट के सभी मंसूबों की बखिया उधेड़ दी। अगले दिन लंदन के सभी बड़े अखबारों में बागी मार्क टली पहले पन्ने पर थे। द इंडिपेंडेंट अखबार की सुर्खी थी, बर्ट्स बीबीसी इज रन बाय फेयर, वेटरन रिपोर्टर माउंट्स स्पेक्टाकुलर अटैक ऑन हिज डायरेक्टर जनरल। मार्क टली ने अपने डीजी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो खौफ और चापलूसी के माहौल में बीबीसी चला रहे हैं, जिसको मार्क टली ने जॉर्ज ओवेल के शब्दों में बिग ब्रदर का नाम दिया। फॉर्मर हेड ऑफ द बीबीसी ईस्टर्न सर्विस विलियम क्रॉली बिल्कुल नई बात कहते हैं। वो ये कि मार्क टली बगावत नहीं बल्कि बीबीसी मैनेजमेंट के खिलाफ वॉइस ऑफ डिसेंट या असंतोष के स्वरों को शांत कर रहे थे। Mark Tully and Satish Jacob, who told me about this, became sort of lightning rods for discontent in the BBC after 1992, when John Burt was appointed Director General, and many senior journalists
felt that his policies, the so-called mission to explain, was a managerial trope that was hostile to good journalism. And senior BBC people who used to come out to Delhi made their complaints quite clear to Satish and others when they communicated. And the BBC office became a sort of lightning rod for discontent in the BBC. And Mark Tully voiced that in a public lecture. And that, I think, was something that really underpinned his award of a knighthood. It was not just his reporting, but the fact that he put his career on the line, indeed left the BBC as a full-time correspondent as a result of his representation of critical views within the BBC among senior people of John Birt's policies. विलियम क्रॉली बीबीसी वर्ल्ड सर्विस में 1994 तक ईस्टर्न सर्विस के हेड रहे। हिंदी, तमिल, बंगला, उर्दू, पश्तो, नेपाली, बर्मीज और पर्शियन भाषाओं की सेवाएं विलियम क्रॉली के तहत आती थीं। बीबीसी छोड़ने के बाद उन्होंने ईस्टर्न सर्विस के डेप्यूटी हेड डेविड पेज के साथ मिलकर एक किताब भी लिखी, सैटेलाइट्स ओवर साउथ एशिया, ब्रॉडकास्टिंग कल्चर्स एंड द पब्लिक इंटरेस्ट। मुझे याद है अपनी तकरीर के बाद जब मार्क टली बीबीसी बुश हाउस के 5वें फ्लोर पर बीबीसी हिंदी के दफ्तर में दाखिल हुए तो हम सब ने तालियों से उनका इस्तकबाल किया था। ये भी बीबीसी की खूबी थी कि मैंने पूरे मामले पर मार्क टली का आपसे मिलिए कार्यक्रम में 20 मिनट का हिंदी में इंटरव्यू किया, जो बीबीसी की हिंदी सेवा से बिना किसी सेंसरशिप के प्रसारित हुआ और जिसमें न सिर्फ ये कि मार्क साहब ने बीबीसी के डीजी जॉन बर्ट पर अपने इल्ज़ाम दोहराए, बल्कि ये भी एक्सप्लेन किया कि डीजी की तब्दीलियों से बीबीसी को कितना नुकसान पहुँचेगा। उस वाक़े के बाद मार्क टली बीबीसी स्टाफ के हीरो तो बन गए थे, लेकिन बीबीसी के टॉप बॉसेस के निशाने पर थे। आखिरकार सन 1994 में उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना ही पड़ा। इस्तीफे के बाद भी मार्क साहब बीबीसी के मुख्तलिफ आउटलेट्स के लिए एज ए फ्रीलांसर प्रोग्राम करते रहे। मार्क टली जीते जी लेजेंड बन गए। 25 जनवरी सन 2026 को वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी मौत पर जितनी तेजी से और जिस तरह की भावभीनी श्रद्धांजलियां आईं वो भी अद्भुत है, बल्कि अभूतपूर्व। मार्क साहब से हमने यही सीखा कि कोई भी मौका हो आप ऑब्जेक्टिविटी और इम्पार्शियलिटी का दामन नहीं छोड़ सकते। तो क्या मार्क टली की रिपोर्टिंग पर भी हम सवाल उठा सकते हैं? हाँ, आप सवाल उठा सकते हैं। मार्क साहब का शायद यही जवाब होता। पहला सवाल, क्या 1990 के दशक में धीरे धीरे मार्क टली बीजेपी की जानिब नर्म रवैया अख्तियार करते जा रहे थे? निक न्यूजेंट। If you want my honest opinion, he was indeed moving in that direction. I can remember reviewing a book where he wrote about Sati, and he clearly was quite sympathetic. He was quite a traditionalist. But the important point about politics was that it didn't show in his reporting. So, okay, maybe he was a bit leaning towards the BJP or going off Congress, but then supporting Congress was not the role of a journalist. So, Mark, none of that showed in his reporting. He was above politics because that's what you have to be when you work for the BBC. So you would only get a hint of his perhaps more deeply felt thoughts if you shared a drink with him. But it was, whatever you're saying, whatever the critics say, it was relatively marginal in any case. And it did not interfere with his work as a impartial, upright figure of journalism, respected for his reporting and not for his politics. That wasn't what it was about. निक न्यूजेंट, जो निकोलस न्यूजेंट के नाम से भी जाने जाते हैं। निक ने बीबीसी के लिए कई देशों से रिपोर्टिंग की है और लंदन में बीबीसी न्यूज़ में एडिटर भी रहे हैं। कई किताबों के लेखक हैं। उनकी किताब राजीव गांधी सन ऑफ अ डायनेस्टी ने खासी धूम मचाई थी और अभी हाल ही में ब्रिटिश लाइब्रेरी ने निक न्यूजेंट की नई किताब छापी है, द स्पाइस पोर्ट्स मैपिंग द ओरिजिन्स ऑफ ग्लोबल सी ट्रेड। बीबीसी के एक और सीनियर मैनेजर विलियम क्रॉली मार्क टली को तब से जानते हैं जब मार्क दिल्ली भी नहीं आए थे। He had a very close relationship with Indian journalists and relied on them a lot and shared a lot of views and interpretation with them. But to some extent, he was out of phase with them. I remember a talk which he gave at
the London School of Economics about India, in which he got in quite a fierce argument. He was attacked quite vigorously by Meghnad Desai and others for what they saw as his tolerance of the BJP and lack of full commitment to the secularism of the Indian constitution that it was thought undermined by the BJP. So although Mark later was as critical as other journalists about the attack on freedom of expression and the dangers to journalists which arose in India under subsequent BJP ruling coalitions, he was very open and understanding of the Hindutva tradition as well. विलियम क्रॉली बीबीसी हिंदी सर्विस में मुझे यहाँ पे ये भी याद आता है अचानक अपॉइंटमेंट के लिए मेरा इंटरव्यू विलियम क्रॉली ने ही किया था दिल्ली के इंपीरियल होटल में। वो दोपहर गर्मियों की मुझे अच्छी तरह से याद है। आज मार्क साहब के साथ और भी बहुत कुछ याद आ रहा है। बीबीसी हिंदी सेवा और बीबीसी न्यूज रूम के वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक मार्क टली के नजरिए में तब्दीली आने वाली बात को वो सिरे से ही खारिज करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई तब्दीली आई हो। मार्क टली दरअसल बड़े सीजन्ड जर्नलिस्ट थे, क्योंकि बीबीसी का नाम मार्क टली की वजह से भारत में इतना महत्वपूर्ण हो गया था। बहुत सारे लोग उनको या बीबीसी को कोट करके अपनी बात कहते थे, तो उस वजह से बहुत सारी बातें, यानी मार्क टली को कहा कि ये तो बीबीसी ने कह दिया और मार्क टली ने कहा है, जबकि ना बीबीसी ने कहा ना मार्क टली ने कहा। क्योंकि आपको जानते हैं कि बीबीसी से तो मार्क टली ने काफी पहले त्यागपत्र भी दे दिया था। उसके बाद वो थोड़ा बहुत बीबीसी के लिए काम करते थे, लेकिन वो बीबीसी के नहीं रह गए थे। इसके बाद भी लोग उनको बीबीसी का ही समझते थे और यहाँ पर भी उनकी ब्रिटेन में उसी तरह की इज्जत थी। तो लोग दरअसल अपनी बात कहने के लिए मार्क टली का यूज करते थे, मिसयूज करते थे और इसी तरह से बीबीसी का भी नाम खराब करते थे। बीबीसी का भी नाम खराब करते थे। नरेश कौशिक मार्क साहब को समझना है तो उनके काम पर जाइए, सुनी सुनाई पर नहीं। बीबीसी हिंदी सेवा के लिए कुर्बान अली के साथ एक इंटरव्यू में मार्क टली ने बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने पर क्या कहा था, खुद उन्हीं से सुनिए। मैं ये सोच रहा था कि ये बहुत ही खराब घटना था, भारत को बदनाम दिया था, भारत का परंपरा के खिलाफ था, क्योंकि भारत का परंपरा ये है कि सब धर्म सब मजहब साथ साथ शांति में रहता है। इसलिए मैंने सोचा कि ये एक जैसा अंग्रेजी में बोलता है ब्लैक स्पॉट भारत के रिकॉर्ड पर था, इसलिए मैं बहुत नाखुश था। मार्क टली। एक बात जिसका अभी तक जिक्र नहीं हुआ वो है कश्मीर। सन 1989 में कश्मीर में अलगाववाद और मिलिटेंसी के बढ़ने के बाद बीबीसी के कवरेज पर सबके कान लगे हुए थे। क्या दिल्ली में मार्क टली की एडिटोरियल लीडरशिप ये काम जिम्मेदारी से निभा रही थी? जवाब नईमा महजूर से सुनिए। जी, आपको भी याद होगा कि कश्मीर पे जो कवरेज होती थी बीबीसी पे अर्ली 90s में, तो उसमें कई बार सवालात उठाए गए थे। उनके बारे में कहा जा रहा था कि मार्क टली जो हैं वो कश्मीर के जो पुरतशद्दुद हालात उन दिनों थे उस पे जो उनकी रिपोर्टिंग है या वो जो उसकी कवरेज करते थे, वहाँ जो लोग बुनियादी हकूक से महरूम समझे जाते थे या उन पे सख्तियाँ की जा रही थी, जब सिक्योरिटी फोर्सेस का क्रैकडाउन होता था कि सबको जमा करना और फिर उसमें से लोगों को पकड़ के ले जाना, हिरासत में ले जाना, फिर उन पे सख्तियाँ, तो इस पे मार्क की कई रिपोर्टें नश्र हुई थी जो इंडिया की हुकूमत को उस वक़्त पसंद नहीं आई थी और उस पे कई आवाज़ें उठ गई थी। मुझे याद है एक बार मार्क टली ने कहा कि भाई देखिए, मीडिया को आवाम का आईनादार होना चाहिए और हम किसी सरकार की तारीफ करने के लिए काम नहीं करते और न हम यहाँ बैठे हैं। हमें अपने सोर्सेज इस्तेमाल करके ख़बर की तह तक पहुँच जाना चाहिए। और वो कहते थे कि हमेशा जो भी आप रिपोर्ट करें या पैकेज बनाएं तो इसको बहुत बारीक बीनी से देख लीजिए कि कहीं इसमें मुबालगा आराई तो नहीं है। बल्कि याद है मुझे कि पाकिस्तान की बाज़ रिपोर्टिंग पर भी वो शदीद तनकीद का निशाना बने थे, लेकिन इस सब के बावजूद जो कश्मीर की कवरेज थी तो
उन्होंने उसको आम लोगों के नुक्ते नज़र से पेश किया। सरकारें क्या कहती थी या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या कहती थी, उसकी परवाह किए बगैर, लेकिन वो आम लोगों की हमेशा बात करते थे। उन हालात पे उन्होंने कई सवालात उठाए जिनमें उस वक़्त 1 करोड़ से ज़ायद कश्मीरी फंस गए थे, क्योंकि उन हालात की वजह से वहाँ जो ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई थी। और एक लाइफलाइन थी जो बीबीसी उर्दू सर्विस या बीबीसी हिंदी सर्विस या बीबीसी वर्ल्ड सर्विस, और उसमें मार्क टली का किरदार जो है वो नुमाया था, वो कलीदी किरदार था। मैंने भी जब कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियों पे रिपोर्टें तैयार की, जिसके कुछ पैकेजेस फिर मार्क ने इंग्लिश सर्विस में भी चलाए, तो मार्क टली ने काफ़ी सराहा और कहा कि देखिए, हमें हर खबर के मुख्तलिफ शेड्स जो हैं बयान करते झिझकना नहीं चाहिए। लोगों को खुद फैसला करने देना चाहिए कि क्या हम सही कह रहे हैं या गलत, ये उन तक आप छोड़ दीजिए। उनका एक जुमला मुझे हमेशा याद रहेगा। जब हम एक मीटिंग में बैठे थे तो उन्होंने कहा था कि भाई हमारा मुंसिफ या जो जज है वो सिर्फ आम लोग हैं, हमारे लिसनर्स हैं, वो हमारे बारे में क्या समझते हैं, वो हमारी रिपोर्टिंग के बारे में किस तरह के ख्यालात रखते हैं। हम सरकारों के लिए नहीं हैं और न सरकार के लिए हम अपनी रिपोर्टिंग करते हैं। हम सरकारों के लिए रिपोर्टिंग नहीं करते। नईमा अहमद महजूर। नईमा ने लंदन में बीबीसी उर्दू सर्विस के लिए एक लंबे अरसे तक काम किया। अभी हाल ही में कश्मीर के हालात पर नईमा की किताब भी छपी है, लॉस्ट इन टेरर। एक बात जो साफ नजर आती है वो ये कि कुछ लोग या राजनीतिक दल मार्क टली की विश्वसनीयता की आड़ में अपना शिकार खेलते थे। रामदत्त त्रिपाठी ने जब भारत में अफवाहों का बाजार गर्म देखा तो सीधे मार्क टली से संपर्क किया। मेरे सामने भी इस तरह के कुछ डिस्पैच आए थे, बल्कि मुझे बड़े खुश होकर बीजेपी वालों ने, वीएचपी वालों ने कहा कि देखिए, मार्क टली ने तो बड़ी तारीफ की है मोदी की और सोनिया गांधी की आलोचना की है। मैंने कहा अच्छा देखते हैं। देख के मैंने मार्क से बात की, पूछा कि भाई ये क्या माजरा है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये बिल्कुल फेक है। और मुझे भी उनका कहना था, मार्क टली का, कि मुझे भी इस तरह की चीज़ें दिखाई पड़ी हैं, कुछ डिस्पैच, नकली डिस्पैच। उन्होंने कहा कि ये मेरे नाम से कुछ नकली डिस्पैच चल रहे हैं। और उनका कहना था कि उन्होंने गूगल को चिट्ठी लिखी है, बाकायदे लीगल नोटिस भी दिया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली उनका, ऐसा कहना था उनको, और उसको रोक नहीं पाए। बल्कि मार्क तो काफ़ी चीज़ों से दुखी भी रहते थे। वो मुझे ध्यान है, वो कोरोना पीरियड की बात थी, तो जिस तरह से जो मज़दूरों के साथ जो व्यवहार था सरकारी एजेंसियों का, सरकार का, जिस तरह से लॉकडाउन में प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने ये भी कहा था कि देखिए, प्रधानमंत्री की कोई हमदर्दी नहीं है। रामदत्त त्रिपाठी की बात का मैं भी गवाह हूँ कि यहाँ लंदन में फेसबुक पर मेरे एक दोस्त हैं जो कि खासे मशहूर आदमी हैं, और मार्क टली को कोट करते हुए एक पोस्ट लगाई उन्होंने, जिसमें बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की ज़बरदस्त तारीफ की गई थी। और ये पूरा रेफरेंस था कि ऐसा शायद मार्क टली ने कहा है, ये उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा। मैंने दिल्ली में मार्क टली के पार्टनर जिलियन राइट से संपर्क किया और उन्होंने साफ कहा कि ये सब झूठ है, मार्क ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। मैंने फेसबुक पर ही जब अपने दोस्त को चैलेंज किया और पूछा कि भाई आपने ऐसी फेक न्यूज़ क्यों लगाई है, तो उन्होंने नहायत ही बेशर्मी से लिखा कि चलो इस बहाने लोग बात तो कर रहे हैं, बहस तो कर रहे हैं। मेरे पास आज भी वो स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं। अगर आप आज भी इंटरनेट पर सर्च करें फेक न्यूज़ इन मार्क टलीज नेम, तो ऐसी कई न्यूज़ आउटलेट्स खुल जाएंगी जिनमें जांच के बाद कहा गया है कि मार्क टली के नाम से बहुत सी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। खैर, ये तो जिक्र हुआ फेक न्यूज़ का, लेकिन जैसा निक न्यूजेंट और विलियम क्रॉली ने अभी थोड़ी देर पहले कहा, उससे ऐसा परसेप्शन या आभास हुआ कि मार्क टली बीजेपी के प्रति थोड़े नर्म नज़र आते थे। क्या वाकई? कुर्बान अली। देखिए, मुझे ऐसा कभी इस तरह से तो नहीं लगा कि वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी हिमायत कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जो रवैया हम एक्सपेक्ट करते थे मार्क टली से, जिस तरह से मार्क टली अपनी एग्रेसिव रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते थे, वो मार्क टली जो जेपी मूवमेंट के दौरान, इमरजेंसी के दौरान और उसके बाद 80s में भी
कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ मतलब एक तरह से चाहे पंजाब प्रॉब्लम हो, चाहे असम प्रॉब्लम हो, चाहे कश्मीर का इशू हो, वो किया करते थे। वैसा ये अयोध्या के वाक़े के बाद नहीं लगा और उसकी एक वजह ये थी कि अयोध्या से आने के बाद हालांकि उन्होंने जो कमीशन था प्रेस काउंसिल का उसमें अपनी गवाही दी कि भाई वहाँ पत्रकारों के साथ ज्यादतियां की गई, ये किया गया, वो किया गया। लेकिन साथ ही उन्होंने बीजेपी की लीडरशिप को भी जाकर के ये कन्विंस किया कि उन्होंने ऐसी कोई रिपोर्टिंग नहीं की है जो उनको नागवार हो और ये आप एक इस पे कह सकते हैं कि वो उनका सॉफ्ट कॉर्नर था जिसे हमने भी पसंद नहीं किया। हमने कहा मार्क साहब इस क्लैरिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, इट वाज़ टोटली अनकॉल्ड फॉर। दूसरा उनका ये था कि इंडियन कल्चर के साथ बहुत ज़बरदस्त उनका प्यार भी था, कमिटमेंट भी था और वो सारी जो 10 किताबें हैं उसमें उन्होंने तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि साहब वो इंडियननेस और हिंदुइज्म इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, लेकिन वो हिंदुत्व से प्रभावित थे, ऐसा मैं नहीं कह सकता। मगर हाँ, कुछ थोड़ी-सी तो तब्दीली उनके ज़हन में आई थी और आखिरी मुलाकात जो उनकी मेरी हुई है होशो-हवास में, उसमें उन्होंने मुझसे ये ज़रूर कन्फेस किया कि ये जो नेहरूवियन मॉडल था सेक्युलरिज़्म का, ये हिंदुस्तान के लिए सही नहीं था। नेहरूवियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म कितना सही था, कितना नहीं। कुर्बान अली। अब एक बार फिर मार्क साहब की शख्सियत की तरफ लौटते हैं। मैंने नहीं देखा लेकिन सुना है कि मार्क टेली को कभी कभी गुस्सा भी आता था और वो संकट के समय हनुमान चालीसा भी पढ़ लिया करते थे। हम लोग बलिया गए थे, जो चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे उनकी पार्टी का सम्मेलन था। लौटते समय क्या हुआ कि एक जगह गाड़ी को हमारे ट्रक वाला रास्ता नहीं दे रहा था, तो जैसे गाड़ी आगे बढ़वा के और मार्क साहब ने उतर के ड्राइवर को जिस तरह से गुस्सा होके और लताड़ा, तो वो जनरली हम खुद चौंक गए कि मार्क साहब इतना गुस्सा हो सकते हैं जनरली, क्योंकि हमने उनको हंसते हंसाते देखा था, गुस्सा करते कम देखा था। इसी तरह एक आध जगह कुछ लगा कि कुछ प्रॉब्लम है तो वो फौरन हनुमान चालीसा पढ़ने लगते थे। जाप अपना करते थे, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीसा। अपना जो भी जितना उनको याद था वो बोलने लगते थे। रामदत्त त्रिपाठी। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1990 के दशक के आखिरी सालों में मार्क टली को एंटरप्रेन्योर बनने की सूझी। उन्होंने कुछ पैसे वालों और रेडियो ब्रॉडकास्टर्स की एक कंपनी बनाई। मकसद था भारत में प्राइवेट एफएम रेडियो चलाना। 1972 में बीबीसी बंगाली सर्विस ज्वाइन करने वाले मशहूर ब्रॉडकास्टर दीपांकर घोष मार्क साहब के दोस्त थे। बड़ा पुराना साथ था। दीपांकर भी मार्क साहब के साथ एफएम बैंड वैगन पर सवार हो गए, लेकिन सरकार ने न्यूज़ को एफएम से दूर रखा। फिर नियम भी बदल गए। नतीजतन मार्क साहब की कंपनी चली नहीं, आइडिया फेल हो गया। कुछ लोगों का पैसा डूबा और कुछ की नौकरियां गईं। दीपांकर घोष का भी बहुत नुकसान हुआ। Late 96-97, when I was planning to retire from BBC, I remember received a call from Delhi to say that Mark Talley and few other very well-known and prominent figures of Delhi, they have decided to forming a private limited radio company to start FM stations in different parts of India. Mark, basically a radio man, became a shareholder of a big portion of a company and took initiative, I would say it is personal initiative, for establishing the first generation of the FM, the stations in different parts of India. And he wanted me to join the organization as CEO of Radio Network. And we took the FM movement really in a sort of a serious way so that it can reach even the taxi wala, the breakfast maker, and the puchka wala. Everybody, they started listening to the FM radio. I personally
was grateful to him because when we dismantled this radio network and sold it to the Times of India group, he was very human in sort of getting his share from the profit. He distributed among all the people associated with the radio, of course, the radio network. And that was a big gesture, I consider. Instead of taking the money himself, he distributed the whole thing to the people who actually helped to build the radio. मार्क टली ने अपने हिस्से के पैसों से दूसरों का नुकसान पूरा किया। दीपंकर घोष। मार्क टली खासे सादा मिजाज इंसान थे। वो 5 स्टार होटल्स के मुकाबले में सड़क चलते ढाबों पर खाना खाना बेहतर समझते थे। नरेश कौशिक। ऐसा रेयरली होता था कि वो किसी 5 स्टार होटल में ठहरे, क्योंकि वो लोगों के बीच में जाकर वहीं से खबरें लेते थे। यानी अगर कोई साधारण होटल है, चाहे वो 2 स्टार है, 3 स्टार है। मुझे याद है अमृतसर में मैं कोई स्टोरी करने अमृतसर गया, तो मैंने मार्क टली से पूछा कि आप कहाँ ठहरना। कहा कि अगर तुम मुझसे सलाह मांगो तो मैं तो 2 स्टार होटल है वहां, उस जगह पर, वहां जाके वो पुरानी किस्म का है, तुम्हें हो सकता पसंद ना आए, आज जैसी सुविधाएं ना हो, लेकिन तुम्हें अगर खबरें चाहिए तो वहां से मिलेंगी, उसके आसपास के माहौल से। तो ये मार्क टली का काम करने का तरीका था। दूसरी बात यह है कि मार्क टली जो है एक पत्रकारों के भी वो एक तरह से आदर्श थे। वो फैन फॉलोइंग उनकी उस तरह से थी पत्रकारों में, जैसा कि फिल्म स्टार की होती है उसके दर्शकों में। यानी आप ये देखिए, जब वो बंबई आते थे तो मुझसे वहां के जो लोकल जर्नलिस्ट थे, जब मैं वहां कॉरेस्पॉन्डेंट था, तो बंबई जब आते थे मार्क टली, तो मुझे लोग कहते थे कि मुझे मार्क टली से मिला दो, मुझे मार्क टली से मिला दो। और लोग जो है उनसे हाथ मिला के बहुत ही अपने को खुशकिस्मत महसूस करते थे। कुछ लोग उनसे कार्ड मांगते थे, उस कार्ड को वो बड़ा सहेज के रखते थे। तो ये फैन फॉलोइंग मैंने इस तरह की किसी पत्रकार की दुनिया भर में कहीं नहीं देखी। नरेश कौशिक। ऐसा भी हुआ कि हमारे कई साथियों ने बरसों बीबीसी में काम किया, मार्क टली के डिस्पैचों का तर्जुमा किया, उन्हें अपनी आवाज दी, लेकिन कभी मार्क टली से मिले नहीं। बीबीसी उर्दू सेवा के वसतुल्लाह खान उन्हीं में से एक हैं। दिल्ली से मार्क टली का मरासला दोनों ज़बानों में नशर होता था। लोगों को बाबरी मस्जिद गिरने तक और उसके बाद के दंगों तक तो मार्क टली की आवाज़ याद है। फिर ज़माना बदल गया और नस्ल भी बदल गई, मगर एक रिवायत आज तक ज़िंदा है। आप जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, कहीं भी चले जाएं, कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर ज़रूर मिल जाता है जिसके बारे में लोग बताएंगे कि ये हमारा मार्क टली है। इसके पास वो ख़बरें भी होती हैं जो अभी पैदा भी नहीं हुई, मगर ये कहता है कि बस आने वाली हैं, और अक्सर इसकी बात सच निकलती है। जब मैं आज भी ऐसे किरदारों से मिलता हूँ तो मुझे बिल्कुल कमी महसूस नहीं होती कि मैंने मार्क टली को सामने से नहीं देखा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सामने से तो मैंने जिन्ना साहब, पंडित नेहरू, ज़ेड बुखारी और रॉबर्ट फिस्क को भी नहीं देखा। वसतुल्लाह खान अब भी बीबीसी के लिए एज अ फ्रीलांसर रिपोर्टें भेजते हैं, लेकिन फिलहाल वो पाकिस्तान टेलीविज़न के जाने माने एंकर्स में शुमार किए जाते हैं। पिछले 10 सालों में मार्क साहब और उनकी पार्टनर जिलियन राइट से जब भी मुलाकात हुई, यही सुना कि मार्क साहब अपनी बायोग्राफी, आत्मकथा, सरगुज़श्त पर काम कर रहे हैं। मार्क साहब की गैर मौजूदगी में बीबीसी के पुराने साथियों के साथ अक्सर गपशप होती थी कि उस ऑटोबायोग्राफी में कितनी कंट्रोवर्सीज होंगी, किसके बारे में क्या लिखा होगा, किस सरकार पर किस तरह का तंज किया जाएगा। अब जब मार्क साहब चले गए हैं तो मन में सवाल उठता है कि किताब छपेगी भी या नहीं। कुर्बान अली। देखिए, उस पे तो वो आखिरी वक्त तक काम कर रहे थे और मुझे उन्होंने बताया था कि काम पूरा हो गया है, बल्कि उसमें कई चैप्टर्स उन्होंने मुझे दिखाए थे और 2-3 चैप्टर्स में उन्होंने मेरी मदद भी ली और उसमें उसको एक तरह से रीराइट किया था। जो मैंने बताया था उन्होंने कहा कि मुझे लिख करके दो, तो वो मेरे ईमेल पर भी हैं, मैंने उनको लिख करके दिया। उसमें से मसलन ये कि ज्ञानी ज़ैल सिंह के साथ
ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो उनका एक एनकाउंटर हुआ है राष्ट्रपति भवन में सतीश जेकब की मौजूदगी में, वो बड़ा दिलचस्प है। और उसको रेहान फजल ने अपने प्रोग्राम में विवेचना में कोट किया था, तो वो भूल गए थे उस चीज को। तो वो जब मैंने याद दिलाया तो उन्होंने कहा कि हाँ ये हुआ था मेरे साथ ज्ञानी जी के, क्योंकि उसमें ये था कि साहब अगर भिंडरावाले को कांग्रेस ने प्रमोट नहीं किया तो किसने किया, ये चीज। इसी तरह की और भी कई चीजें हैं जो बड़ी दिलचस्प हैं, और मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि वो जल्द से जल्द आ जाए। पब्लिशर साहब अभी माँ की डेथ के बाद काफी एक्टिव नजर आए। वो उनके क्रिमेशन से लेकर के उनकी प्रेयर मीटिंग तक में बहुत पेश थे, और उन्होंने कहा कि वो जल्दी इसको पब्लिश करेंगे। अब इसके बारे में सही जानकारी उनकी पार्टनर जिलियन राइट को हो सकती है कि वो बायोग्राफी कब आएगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्द आएगी और वो बहुत दिलचस्प होगी, और उसमें बहुत सारे ऐसे वाकयात होंगे जो लोगों ने अभी तक जिन्हें उसकी जानकारी नहीं होगी। कुर्बान अली। वैसे मार्क टली का जीवन एक खुली किताब की तरह रहा है। 2003 में BBC 4 के लोकप्रिय प्रोग्राम डेजर्ट आइलैंड डिस्क्स में सू लॉली ने मार्क टली का इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू में मार्क टली ने कलकत्ता के कॉलोनियल माहौल में अपने बचपन और परवरिश की, कैम्ब्रिज के दिनों की, BBC के कार्यकाल की और अपने निजी जीवन की कुछ बातें बड़ी ईमानदारी से बयान की हैं। मसलन उन्होंने याद किया कि बचपन में जब उन्होंने हिंदी में गिनती सीखना शुरू किया तो उनकी ईसाई नैनी उर्फ आया ने टोका कि ये तो नौकरों की ज़बान है। उसी हिंदी से उन्हें भारत लौटने पर बेहद प्यार हो गया। कई वर्षों से उनके जीवन में 2 औरतें रहीं, उनकी पत्नी मार्गरेट और भारत में उनकी पार्टनर जिलियन। मार्क साहब ने तलाक के बारे में कभी सोचा ही नहीं। उन्होंने माना कि ये स्थिति शायद दोनों महिलाओं के लिए आदर्श और आसान नहीं थी, लेकिन इसका कोई दूसरा हल उनके पास नहीं था। जवानी में वो पादरी बनना चाहते थे। उस दिशा में उन्होंने शिक्षा भी लेनी शुरू की, लेकिन बकौल शायर जिन्हें रास्ते में खबर हुई ये रास्ता कोई और है, तो उनके मन में दुविधा थी और खुद पर पूरा भरोसा नहीं था कि धार्मिक जीवन के अनुशासन का पालन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उन्होंने पादरी और पब दोनों रास्तों में से पब का रास्ता चुना। भारत से उनका रिश्ता अटूट था, बल्कि डेजर्ट आइलैंड डिस्क्स में उन्होंने यहाँ तक स्वीकार किया कि भारत के प्रति उनका प्रेम पत्रकारिता के प्रति उनके प्रेम से कहीं ज्यादा है। हिंदुस्तानी संगीत से भी उनका गहरा लगाव है। डेजर्ट आइलैंड डिस्क्स के लिए उन्होंने अपनी पसंद के संगीत में राग यमन में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और उस्ताद विलायत खान की जुगलबंदी, नुसरत फ़तेह अली खान की क़व्वाली शाहबाज कलंदर और लगान फिल्म का गाना घनन घनन घन घिर आए बदरा को शामिल किया। और ये बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है। आज भी BBC साउंड्स पर इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। मुमकिन हो तो ज़रूर सुनिए। 4 मार्च सन 2025 की शाम अचला और मैं मार्क साहब से आखिरी बार मिले। मेरी स्पेशल सालगिरह के मौके पर दोस्तों ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पर डिनर का प्रोग्राम रखा। जिलियन राइट को उसी दिन किसी ज़रूरी काम से दिल्ली से बाहर जाना था। उन्होंने मौजरत की, लेकिन साथ में ये भी कहा कि मार्क आना चाहते हैं और वो आएंगे। अहम बात यह है कि जिलियन राइट ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि मार्क साहब उस फंक्शन में शामिल हों। उस शाम मार्क साहब आए व्हीलचेयर में। 2 असिस्टेंट्स की मदद के बिना ये मुमकिन न था। सतीश जेकब और उनकी पत्नी कमलेश को वहां देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। तकरीबन 30 मेहमानों की फहरिस्त में से ज़्यादातर लोग BBC के पुराने साथी थे उनके। मार्क साहब वाकई बहुत खुश नज़र आ रहे थे। उनका दरबार सजा हुआ था। मार्क साहब हर एक साथी से बहुत कुछ कहना सुनना चाहते थे, लेकिन उनके लिए लंबी गुफ्तगू करना आसान न था। उन्होंने अपने लिए बियर का एक मग मंगवाया, कभी मेज़ पर और कभी हाथ में गिलास खाली ना हुआ। रस्मन या पीने के इरादे से वो गिलास उठाते, होंठों तक लाते और फिर मेज़ पर रख देते। हर शख्स उनके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहता था। तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा वक्त उन्होंने हमारे साथ गुजारा और यही उनसे हमारी आखिरी मुलाकात थी। 25 जनवरी सन 2026 को मार्क टली इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गए। मार्क टली को नाइटहुड यानी सर का खिताब
2002 में मिला, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके काम और निष्ठा के लिए OBE का सम्मान 1985 में ही मिल गया था। 1985 में ही उन्हें आजीवन उपलब्धियों के लिए बाफ्टा यानी ब्रिटिश फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड से नवाजा गया। भारत सरकार ने उन्हें 1992 में पद्मश्री और 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। सन 2000 में कुर्बान अली ने मार्क टेली का BBC हिंदी सेवा के लिए एक बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू रिकॉर्ड किया और पद्मश्री अवार्ड का जिक्र आते ही मार्क साहब से पूछ ही लिया कि मार्क साहब ये आपने कैसे मैनेज किया। मार्क साहब लफ्ज मैनेज पर कुछ नाराज से हो गए। मैंने मैनेज नहीं किया था, ये तो गलत बात है, मैंने मैनेज नहीं किया था। अचानक से ये हुआ था कि अफसार सेठ उन ज़मानों में भारत की स्पोक्समैन था, उसने मुझे टेलीफोन किया था एक रात कि आप पद्मश्री मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो मैंने BBC को टेलीफोन किया था, बोला कि खुश खबर है कि भारत सरकार ने मुझे पद्मश्री तो देना चाहता है, और BBC ने कहा कि ठीक है। मार्क टेली के निधन पर ब्रिटेन और साउथ एशिया के कई अखबारों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत में शायद ही कोई ऐसा अखबार हो जिसमें मार्क टेली को श्रद्धांजलि न दी गई हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्षी कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने मार्क टेली को बहुत सम्मान से याद किया। अंग्रेजी के अखबार हिंदू ने कहा कि मुश्किल वक्त में मार्क टेली की निष्ठा अपने श्रोताओं के प्रति रही, न कि सत्ता पक्ष के प्रति। पाकिस्तान के अखबार द डॉन ने मार्क टेली को रेडियो जर्नलिज्म के लेजेंड और दक्षिण एशियाई मामलों पर BBC की आधिकारिक आवाज़ की संज्ञा दी। नेपाल से काठमांडू पोस्ट की नज़र में मार्क टेली ने दुनिया भर के श्रोताओं और दक्षिण एशिया के यथार्थ के बीच एक पुल का काम किया। ब्रिटेन के अखबार द इंडिपेंडेंट में जॉन एलियट ने लिखा, सर मार्क टेली के अलावा शायद ही किसी और ने भारत और ब्रिटेन की संस्कृतियों के बीच इतनी संवेदनशीलता और नज़दीकी से पुल बनाने का काम किया हो। मार्क टेली का सबसे बड़ा खजाना थे उनके श्रोता। आप सब गवाह हैं। उनकी मौत पर अखबार, रेडियो, टेलीविज़न और सोशल मीडिया में ट्रिब्यूट्स, श्रद्धांजलि और खिराजे अकीदत का जो सिलसिला देखने को मिला, उसकी मिसाल शायद आसानी से न मिले। अलविदा मार्क साहब। अलविदा मार्क साहब। The whole area has been sealed off. But one thing is clear. There's no going back for Mrs. Gandhi now. They swarmed all over it and started to pull it down. Journalists were attacked, beaten up, and their equipment smashed. I was threatened and locked up in a temple. BBC को उन सभी दोस्तों और साथियों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये पॉडकास्ट तैयार करने में हमारी मदद की। शुक्रिया BBC का भी, जिसके सौजन्य से हमने इस पॉडकास्ट में कुछ एक्चुअलिटीज़ का इस्तेमाल किया। ये पॉडकास्ट सिनेंग के परचम तले लंदन में रिकॉर्ड हुआ। इसे आप एप्पल, स्पॉटिफाई, यूट्यूब और दूसरे बड़े पॉडकास्ट नेटवर्क्स पर सुन सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए। पता है cineinc.com, CINEINK.com। यहाँ आपको हमारे हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के सैकड़ों पॉडकास्ट के बारे में तफसील नजर आएगी। एप्पल पॉडकास्ट नाम की ऐप पर हमारा अलग चैनल है। नाम बड़ा आसान है, सिने इंक। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है post@cineinc.com। मैं हूँ अचला शर्मा और मैं हूँ परवेज आलम। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। नमस्कार। नमस्कार।